जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो साइंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आसान बना दे उसे प्रशांत किराड़ कहते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एक खतरनाक जबरदस्त वन शॉट ऑफ लाइफ प्रोसेस। मुझे पता है यार, इस चैप्टर के अंदर तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये जो ह्यूमन हार्ट है ये कैसे समझ में आएगा, इतने सारे नाम है समझ नहीं आ पाता, नेफ्रॉन समझ नहीं आ पाता, रेस्पिरेशन समझ नहीं आ पाता, एरोबिक एनारोबिक। अरे भाई आज पढ़ाऊंगा, ट्रिक भी दूंगा और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सवाल जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर रिपीट कर सकते हैं, वो सब कुछ एक इकलौते वन शॉट के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ क्योंकि प्रशांत भैया आ गए हैं और वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। तो याद रखना, डरने की बात नहीं है। जोश मीटर कैसा है पहले वो बता दो, एनर्जी लेवल क्या है, जोश मीटर क्या है। एनर्जी एकदम हाई। जब तेरा मास्टर यहाँ पर एनर्जी में है तो तू कैसे सो स्लो है? तू कैसी एनर्जी एकदम लो बैठा है? लो नहीं बैठना है अपन को, हाई एनर्जी में रहना है। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग है लाइफ प्रोसेस। अब देखो यार, बायोलॉजी ना एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। क्यों बोलते हैं ना लोग कि बायोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है? क्यों? क्योंकि देखो, मैथ वाले तो एक्स को ढूंढने निकल चुके हैं और केमिस्ट्री वाले अपनी केमिस्ट्री सेट कर रहे हैं और फिजिक्स वाले बेचारे न्यूटन बाबा को ढूंढ रहे हैं और हम बायोलॉजी वाले हम लाइफ के बारे में जान रहे हैं। और इसलिए इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस यानी काम, लाइफ यानी जिंदगी, यानी वो सारे प्रोसेसेस जो कि जीवन जीने के लिए अनिवार्य है यानी इंपॉर्टेंट है। यानी लाइफ प्रोसेसेस क्या है? ऑल दोज फंक्शंस दैट आर इंपॉर्टेंट, यानी बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। यानी जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीजें हैं वो मेरे लिए क्या? वो मेरे लिए लाइफ प्रोसेस। अब तुम बोलोगे भैया फोन चलाना भी तो लाइफ प्रोसेस है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाते। देखो यार, क्या पता तुम्हारे लिए वो लाइफ प्रोसेस हो, क्योंकि अब तुम्हें एडिक्शन हो गई है। पर उस फोन की एडिक्शन से बाहर आ जाओ क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पर फोन चलाना लाइफ प्रोसेस नहीं है। कभी पेपर में पूछ ले और तुम लिख के आ जाओ हाँ हमारे लिए तो है, पीके भैया ने बोला था। नहीं नहीं नहीं, लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं और वही ये पूरा चैप्टर है। पहला है न्यूट्रिशन, खाना खाना। हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा है रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाना। अगला है ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह ट्रांसपोर्ट करना। और लास्ट आता है एक्सक्रीशन, वो तो तुम्हें पता ही है। तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन सब को हम क्या करेंगे, डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आ जाइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है? क्या भैया खाने को खाना न्यूट्रिशन है? मैंने कहा ना ही, गलत पकड़ लिए हो भाई। खाने को खाना न्यूट्रिशन नहीं है। फूड को खाना और एनर्जी को ऑब्टेन करना, यानी एनर्जी को भी उसके अंदर से लेना, उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में हम क्या क्या चीजें खाते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फैट खाते हो, उसके अलावा प्रोटीन खाते हो, विटामिन मिनरल खाते हो। मेनली तो तुम फैट ही खाते हो, बर्गर पिज्जा सब मालूम है मेरे को, है ना? यही खा रहे हो तुम, फैट वैट कोई बात नहीं बेटा। तो न्यूट्रिशन क्या है? याद रखना, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यूटिलाइज यानी उस खाने का काम लेना, यूटिलाइजेशन कराना, है ना? वो भी क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर आता है। इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड गिव्स अस एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड क्या देता है? एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट देता है। सबको पता है, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे यार, बेसी बात है। नहीं भैया हम नहीं मरे। अरे मर जाएगा भाई तू, 2 3 4 दिन 5 दिन खाना मत खा, बुरी हालत हो जाएगी 7वें 8वें दिन में। ठीक है, हाँ इसलिए खाना खाना है। ठीक है, 4 कंपोनेंट होते हैं फूड के, मैं आपको बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। मेनली हम यही खाते हैं। भैया लेक्चर देख रहे थे, देखते ही मुंह में पानी आ गया, अब मन कर रहा है कि बर्गर खा लें। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी भूखा तुम भी भूखे, दोनों पढ़ाई करेंगे। अब देखो, न्यूट्रिशन भी 2 टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो यानी वो वाला ऑटो नहीं, ऑटो नहीं नहीं नहीं, ऑटो यानी खुद से। यानी ये उस टाइप का न्यूट्रिशन है ना जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब तुम बोलोगे भैया हमारी मम्मी फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है क्या? क्योंकि हमारी मम्मी ना खुद का खाना खुद बनाती है। मैंने कहा एक पड़ेगा नहीं भाई, मूर्ख बालक, प्यार से बोलता हूं मूर्ख बालक, ठीक है, बुरा नहीं लगाना होता, तुम मेरे मूर्ख बालक। ठीक, तो मूर्ख बालक ऐसा नहीं है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या? एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें हाँ ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाता है लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अरे तुम्हारे घर में जो खाना बनता है वो सब्जी से बनता है। सब्जी क्या है? प्लांट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
ठीक है, अब देखो बेटा, ऑटोट्रॉफिक ना दो टाइप के होते हैं और ये दोनों टाइप के एग्जांपल समझ लो। पहला है क्या, एक ऑटोट्रॉफिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स करते हैं। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। क्या कह रहे हो, पढ़ाई नहीं करी छोटी क्लासेस के अंदर, दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है, जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा, अच्छा, प्लांट्स के अलावा और कौन कौन करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये फोटोसिंथेसिस? तो कुछ एल्गीज होती हैं, कुछ साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, वो सब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा एक होता है केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है, लेकिन कुछ केमिकल्स की मदद से। ठीक है बेटा, तो याद रखना, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। अब इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बार बार पूछा गया है। एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी दिखाता चलूंगा, टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेनी। नोट्स कहां मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये हेट्रोट्रॉफिक क्या था भैया? हेट्रोट्रॉफिक जैसे कि आप में हम सब, हम क्या है ना, हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं। हम जैसे प्लांट्स को खा रहे हैं तो हम ना प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो वही होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जितने भी जानवर हैं सब प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। देखो प्लांट्स कितने जरूरी हैं भाई, हमें ऐसा लगता है पेड़ पौधे जरूरी नहीं है, भैया बहुत जरूरी हैं, उनके बिना हमारा खाना ही क्या है, हम तो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते भाई। अगर प्लांट नहीं होंगे तो कैसे चलेगी दुनिया। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं तीन टाइप के। एक है होलोजोइक। अब देखो, नाम सुनते से ना घबराना नहीं होता, मुझे पता है बायोलॉजी 10th में आए हो, बायोलॉजी देखते ही भैया ये क्या पढ़ा दिया, होलोजोइक। अरे रुक जा, एक होलोजोइक, एक सेप्रोफेटिक, एक पैरासिटिक। समझना, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक, जोइक, जोइक, होलोजोइक से क्या समझ आ रहा है? कुछ बड़ी सी चीज है, यानी हम भी तो बड़े हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जो कि हम फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बड़ा सा खाना उठाते हैं और उसको मुंह के अंदर डालते हैं और खा लेते हैं, यही करते हो ना ऐसा। और जब बर्गर खाना होता है तो ऐसा करते हैं, है ना? तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? स्कूल में जब तुम्हारा दोस्त टिफिन बॉक्स के अंदर मैगी लेके आता है तो रिसेस से पहले ही वो टिफिन बॉक्स खुलता है और सारा कच 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 जल्दी जल्दी खा लेते हैं, है ना? जिसके जितनी जल्दी खाने की स्पीड होगी वो ज्यादा खाएगा, है ना? हाँ, तो होलोजोइक क्या है? एनिमल टेक दी सॉलिड फूड विच इज ब्रोकन डाउन इनसाइड दी बॉडी। एग्जाम्पल क्या है? हम हैं एनिमल्स, और एक ऑर्गेनिज्म और होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है अमीबा। अमीबा, ठीक है। अच्छा, अभी पढ़ते हैं पैरासिटिक क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइट, पैरासाइट तुम्हें समझ आता है? वो एनीमे देखा होगा तुमने, पैरासाइट, है ना? तो देखो यार, ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ये क्या होता है, ध्यान से समझना। पैरासाइट यानी कोई वो चीज जो कि किसी और पे हो और उससे अपने खाने को खींचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बचपन में बोलते थे ना कि बालों में जू हो गई, बालों में क्या हो गई, बालों में जू हो गई। बोलते थे नहीं बोलते थे? जल्दी बताओ। बोलते थे ना कि बालों में जू हो गई। जू जो होती थी बालों में क्या करती थी? आपके ब्लड को आपकी बॉडी में से निकालती थी। यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी हमारे बालों में है वो, तो वो क्या है? वो हमारे ऊपर है, ठीक है, हमारे ऊपर है। और हम क्या है उसके लिए? हमें उसके लिए होस्ट, होस्ट यानी जिससे वो अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, ठीक है। एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। याद रखना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होता है ना, ये सामने वाले को मारता नहीं है, बस उससे खाना अपना ऑब्टेन करता रहता है। एग्जाम्पल याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कसकटा। कसकटा, कसकटा कसकटा क्या है? एक प्रकार का प्लांट है। और याद इसको रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इकलौता ऐसा प्लांट है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। इकलौता ऐसा प्लांट है कसकटा, है ना? उसके अलावा क्या होते हैं? टिक्स होते हैं, लीच होते हैं। लीच पता है ना, जो खून चूसते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, खून तो वो भी चूसती है मेरा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, चलो, है ना? हाँ, तुम ही पागल हो। आ जाओ, सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पहले होलोजोइक, हम पैरासिटिक समझ आ गया। अब ये सबसे बेकार है, सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक बीच का, ये क्या करता है? ये ना डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये ना खाने को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है,
खाने को भारी डाइजेस्ट कर लेता है, कुछ केमिकल निकालता है जिससे खाना भारी डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। यानी इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर। याद रखना ये बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है और बाद में अब्सॉर्ब कर लेता है। इसका एग्जांपल है फंजाई और एक सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या, मशरूम। लिख लेना भाई, एक सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या, मशरूम। मशरूम जो आप खाते हो वो एक प्रकार का सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन ही फॉलो करता है, वो डेड एंड डीकेइंग को खा रहा होता है। क्या ये बात समझ में आई? बोल दे रे, बहुत बढ़िया समझ आई, तो आगे बढ़ा जाए। ये आ गया समझ में। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहां से पूछे गए। आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख 2017, 2020, 2021, देख भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सेप्रोफेटिक, सेप्रोफेटिक देख, होलोजोइक, पैरासिटिक, बीच का बोल, हाँ सेप्रोफेटिक। तो बीच वाला कौन करता था इनमें से, अभी बताया, मशरूम। मशरूम कौन कौन खाता है तुम में से, मशरूम है, खाते हो मशरूम? मशरूम करता है सेप्रोफेटिक, डेड एंड डीकेइंग को खाता है वो, याद रखना इस बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो पैरासिटिक मोड, पैरासिटिक, पैरासाइट, पैरासाइट, इनमें से कौन लग रहा है, कसकटा, कसकटा। याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे। अगला क्या है, एक बहुत बड़ी सी ऐसे क्वेश्चन आजकल बड़े आ रहे हैं, बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे देते हैं और छोटे से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि एन ऑर्गेनिज्म वाज डिस्कवर्ड दैट लैक्स क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं है, सर्वाइव्स बाय पेनिट्रेटिंग द टिश्यू ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच इट अब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट, हाउएवर इट नीदर किल्स द होस्ट। यानी वो सामने वाले को मारता नहीं है, बस अब्सॉर्ब करता है। ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो तुम्हें पता ही है। लास्ट वाला पैरासाइट, पैरासाइट, बहुत बढ़िया, यानी इट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है, इसका नाम है, ठीक है भाई, पैरासिटिक। ये ऑटोट्रॉफ यहां से हटा दो भाई, ये हटा दो यहां से, ठीक है, ये नहीं भाई, ये नहीं, ठीक है, इसको यहां से हटा दो। क्या है वो, एक प्रकार का पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, यानी सामने वाले से क्या कर रहा है, वो ऑब्टेन कर रहा है। देख लो ना, वो मार नहीं रहा सामने वाले को, इट शो स्पेशलिटी बाय इन्फेक्टिंग ओनली पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज। ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं अगले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जो था उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अब बच्चों को ऐसा लगता है भैया 10th में फोटोसिंथेसिस इतना इजी कौन पूछेगा, पूछते हैं, और जो रिएक्शन है वो भी पूछते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट है, प्लांट की हरी हरी पत्तियां, मैं तुम्हारे लिए प्लांट लेकर भी आऊं। कहां गया मेरा प्लांट भाई, मेरा प्लांट कहां गया यार, रुको भाई, ये रहा प्लांट दोस्तों, आपके लिए पेश करते हैं प्लांट है। अब कोई नहीं बोलेगा नकली प्लांट है, तो देखो भैया इसमें हमने प्लांट में देखो फूल वूल उगा दिए हैं, बट ये जो हरा हरा पार्ट है, ये हरा हरा पार्ट क्या है दोस्तों, तो ये हरा हरा पार्ट है क्लोरोफिल। यानी जो ग्रीन पिगमेंट है, इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है ना। अब बेचारा ये तो नहीं कर पाता, ये तो नकली है बेचारा, है ना, तो ये तो नकली है, क्या कर सकते हैं, लेकिन क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस और किन किन चीजों की वजह से होता है समझना। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सूरज की रोशनी, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है पानी, H2O, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन देख लो, और ये रिएक्शन याद ही रहनी चाहिए, इसको तो भूलना ही नहीं है गलती से भी। रिएक्शन क्या है, क्या क्या चीजें कंबाइन होती है, 6CO2 प्लस 12H2O। अब देखो दो चीजें, क्लोरोफिल, सनलाइट, है ना, ये दोनों आते हैं और फिर क्या बनाता है, फूड। और फूड क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही तो फूड है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6। तो ग्लूकोज बन जाता है, साथ साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है और H2O गैस नहीं, H2O पानी निकल रहा होता है। ठीक है, क्या बातें समझ में आई हमें, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, 4, CO2, मेरे साथ बोल, CO2, H2O और क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए, है ना, तो याद रखना क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर ग्रीन पिगमेंटेड। यानी इसके अंदर एक चीज है जिसको मैं बोल रहा हूं ना कि ग्रीन कलर का, वो क्या है, क्लोरोफिल। यानी हो तो क्लोरोफिल की वजह से ही रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इवेंट्स याद रखना, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट होते हैं। तो सबसे पहला इवेंट होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। देखो इस कहानी को समझते हैं अपन डिटेल में। सबसे पहले क्या होगा, मेरा पत्ता है, पत्ती हरी पत्ती, वो सनलाइट को अपने पास बुलाएगा, सनलाइट मेरे पास आजा आजा आजा। अब सनलाइट आ गई उसके पास, तो इसने क्या करा, सनलाइट को जैसे ही अपने पास बुलाया तो उसको ट्रैप कर लिया, अपने जाल में फंसा लिया, उसने सारी एनर्जी को ट्रैप कर लिया। अब इसने क्या करा, उस लाइट एनर्जी को ब्रेक डाउन करा। सेकंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। देख रहे हो गलत हो रहा लाइट के साथ। अब उस केमिकल एनर्जी की मदद से उसने क्या करा, वो जो पानी था ना, उस पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया। दो काम हो गए। अब तीसरा स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब ये जो CO2 था ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज,
एनर्जी। तो इसको एनर्जी के अंदर क्या है, कन्वर्ट किया जाता है। तो 3 स्टेप है, पहले बुलाया अपने पास, ट्रैप कर लिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, पानी को तोड़ा, और उसके बाद क्या करा, CO2 को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल नहीं है? अरे सिंपल, ये मुश्किल लग रहा है? ये तो सही में मुश्किल लग रहा है? कौन कह रहा मुश्किल लग रहा है? अरे यार इतना तो इजी है, क्या बात कर रहे हो यार दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी प्लांट तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो एनिमल होते हैं ना, वो जो ग्लूकोज होता है ना एनिमल, वो स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है भाई, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं और ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एमसीक्यू में पूछा गया, याद रख लो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा। चलो अब बात करते हैं भैया, ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ये CO2 अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, कैसे हो रहा है? ये करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, एक प्रकार का पोर है, पोर यानी छेद। अब ये छेद, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूं, मान लो देखो यहां पर ना ऐसे 2 सेल होते हैं, ये ऐसी शेप के 2 सेल होते हैं ऐसे, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड यानी ये गार्ड है, ठीक है। अब गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड सेल में जैसे ही पानी आता है तो गार्ड सेल खुल जाते हैं, पानी आती खुला तो स्टोमेटा ओपन हो गया, और पानी गया तो गार्ड सेल बंद हो गया, पानी आया खुला, पानी गया बंद हो गया। ठीक है, तो स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है, ये इसका डायग्राम है बेटा, डायग्राम बार बार पूछा गया, डायग्राम याद रखना। ये जो तुम देख पा रहे हो बीन जैसे, ये है गार्ड सेल, जैसे ही इनमें पानी आता है बेटा तो स्टोमेटल पोर को खोल देते हैं, और जैसे ही पानी चला जाता है तो स्टोमेटल पोर को बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा डायग्राम याद रखना, इसके अंदर ये जो तुम्हें हरा हरा दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये वही है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, पानी से सारी चीजें चलती हैं। अच्छा स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन है, पहला तो तुम्हें पता है, एक तो गैसेस का एक्सचेंज, एक और फंक्शन है, पता है क्या होता है, कभी कभार ना पेड़ के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी ज्यादा है, तो ना ये पानी लीफ पे आ जाता है, और लीफ से क्या होता है ना, ये पानी लीफ से बाहर निकल जाता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। शायद आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा भी होगा बेटा। एक काम तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दूसरा है लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो लीफ की मदद से बाहर निकल जाता है। इसलिए तुमने कभी देखा हो तो पेड़ की पत्तियां थोड़ी थोड़ी गीली दिखती हैं तुम्हें, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के 2 काम है, एक ट्रांसपिरेशन कराना और एक गैसेस का एक्सचेंज कराना। ठीक है, क्या है बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूं, किसके लिए, डेजर्ट प्लांट के लिए। अब देखो डेजर्ट प्लांट ना एकदम डिफरेंट है, ये था नॉर्मल प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट के साथ में एक बहुत बड़ी दुविधा है, संकट है, क्या कि यार अगर वो दिन में, इतनी धूप है, अगर भैया वो दिन में अपने स्टोमेटा को ओपन करेगा, धूप पड़ रही है तो सारा पानी चला जाएगा, बेचारा वो तो मर जाएगा। तो ये ना गेम खेलता है, ये क्या करता है बेटा, ध्यान से देखना, स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, यानी रात को एक खोलता है स्टोमेटा और जल्दी जल्दी बुलाता है CO2 CO2 आजा 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 आजा, और CO2 को अंदर रख लेता है अपने पास। ठीक है, तो यानी ये CO2 को अंदर रख लेता है, और उसके बाद दिन में क्या करता है, स्टोमेटा को बंद रखता है, पर फोटोसिंथेसिस को कर लेता है, क्योंकि लाइट तो दिन में आती है तो फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होगा, रात को हो नहीं सकता। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे, और फिर क्या होता है, CO2 टेकन एट नाइट यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी दिन में फोटोसिंथेसिस, रात को CO2 को ट्रैप कर लिया। स्मार्ट है डेजर्ट प्लांट, स्मार्ट बेटा स्मार्ट, तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकला। मुझे लगा कि तुम ही सबसे ज्यादा स्मार्ट थे बेटा, पर ये तो तुमसे भी ज्यादा क्या निकला, स्मार्ट निकला। चलिए कुछ क्वेश्चन बताना। व्हाट आर स्टोमेटा, ऐसे सवाल पूछे गए। स्टोमेटा क्या है, पता है तुम्हें क्या है? टाइनी पोर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। लीफ के नीचे की तरफ क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वेयर आर दे लोकेटेड इन द प्लांट, लीफ में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, स्टेट 2 फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा के 2 फंक्शन बता दो भाई, ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रेगुलेटेड, कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल, पानी आया ओपन, पानी गया क्लोज। बहुत सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये एक एक्टिविटी है, ये एक सवाल नहीं है, ये एक एक्टिविटी है, जो कि आप देखोगे ना तो बहुत टीचर्स नहीं कराते, बट मैं तुम्हारे लिए हर एक एक्टिविटी सब कुछ लेकर आया हूं बेटा, सब कुछ डिटेल के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, और वो भी कम टाइम के अंदर पढ़ते हैं, यही तो बात है पीके भैया की। ठीक है, फ्लेक्स कर लिया मैंने। चलो देखो इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटी एनसीईआरटी के अंदर, इसमें ना एक सॉल्ट होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको रखा जाता है। अब याद रखना ये सॉल्ट क्या करता है, ये CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देता है नेचर से, यानी इस जगह में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गई। अब क्या होता है, इस पॉट को इस जार के अंदर रखा हुआ है, इस पेड़ को रखा हुआ है, सनलाइट तो आ रही है बट नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा,
क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि देखो KOH रखा है, इसने क्या करा, CO2 खींच लिया। और तुम्हें पता है अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो 4 रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। अगर उन चारों में से कोई भी भाई गायब हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी। और एक भाई गायब हो गया, कौन सा भाई गायब हो गया? CO2 गायब हो गया। अब CO2 गायब हो गया तो कभी भी इस केस के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इस एक्टिविटी को याद रखना। कभी कभार सवाल आ जाते हैं कि KOH ऐसा क्या करता है, तो KOH अब्सॉर्ब कर लेता है CO2 को। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, न्यूट्रिशन इन अमीबा। प्लांट का सारा खत्म हो गया, अब हम बात कर रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, जो कि हम करते हैं। हमारे अलावा एक और प्राणी था, कौन? अमीबा। अमीबा के अलावा एक और प्राणी है जो कि है पैरामीशियम। तो अब हम बात करेंगे अमीबा की। एक मिनट, जरा पानी पी लेता हूं मैं। तो चलो भाई, अमीबा को पढ़ते हैं, फिर इसका एक और दोस्त जिसका नाम है पैरामीशियम, उसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज तुमने नोट करी है कभी, दोस्ती के अंदर ना, जब दो दोस्त होते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बात हो रही होती है, दो दोस्त होते हैं, बड़ा फन होता है, हंसी मजाक होता है। पर जब 3 दोस्त होते हैं तो एक इंसान की तो कॉन्टिन्यूअसली बेइज्जती हो रही होती है। एक का हंसी मजाक उठ रहा है, 2 लोग हंस रहे हैं, है ना? मेरे भी 2 दोस्त हुआ करते थे, है ना? और मेरे 2 दोस्त थे, है ना? मेरे 2 दोस्त, ना कोई रिच ना कोई पुअर, ना कोई रिच ना कोई पुअर, मेरे थे 2 दोस्त, दोनों के दोनों सुअर। ठीक है, ऐसा हम बोला करते थे आपस में, हमारे टाइम की बात है। मतलब मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूं, बट ठीक है ना? चलिए आ जाओ भाई, अमीबा की बात करते हैं। अमीबा के अंदर क्या है, 5 स्टेप का प्रोसेस है, और हर एक होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ये 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या है, इनजेशन। इनजेशन यानी खाने को अंदर लेना, खाने को अंदर लेना। तो सबसे पहले याद रखना इंजेशन क्या है। अमीबा सराउंड द फूड पार्टिकल यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, इसके हाथ होते हैं, उनका नाम क्या है, सूडोपोडिया। ठीक है, इसके हैंड्स हैं जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, उसकी मदद से क्या करता है, खाने को अंदर ले लेता है। मान लो खाना है, मैंने खाने को ऐसे अंदर ले लिया, तो मैंने क्या करा, इंजेशन करा। अगला प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, एंजाइम्स आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपल, यानी उस फूड को ब्रेक डाउन करा, उसका डाइजेशन करा। अगला प्रोसेस होता है अब्जॉर्प्शन। अब देखो, डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट तो कर लिया, अब उस फूड को जो अमीबा है उसके अंदर अब्सॉर्ब भी तो कराना पड़ेगा, तो उसी को हम बोलते हैं अब्सॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू अ साइटोप्लाज्म एंड यूज्ड फॉर एनर्जी। अगला आता है एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को क्या है ना, ये समझ नहीं आता, अब्सॉर्प्शन तक समझ आता है, एसिमिलेशन नहीं आता। देखो एसिमिलेशन क्या है, मैंने एनर्जी ले ली है, अब उस एनर्जी को यूटिलाइज करना, यानी इधर उधर जाना, थोड़ा इधर उधर मूव करना, उससे क्या हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और अगला आ जाता है इजेशन, आखिरी इजेशन। इजेशन यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल लेना। याद रहेगा, इनजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, बाहर निकालना। अब ये डायग्राम भी बेटा बार बार पूछा गया, ये डायग्राम याद रखना। सबसे पहले एक अमीबा है, ये वैसे कुकी जैसा अमीबा कहां से आ गया भाई, तो कुकी लग रही है, कड़ी टेस्टी टेस्टी सी कुकी, है ना? तो फूड पार्ट, ये क्या, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की मदद से अंदर ले लेता है। ठीक है, तो अब इसने क्या करा, इसने अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद ये अपने फूड वैक्यूल में इसको अंदर डाल देता है और डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट हुआ तो यहां पर क्या हुआ, अब्सॉर्प्शन हुआ और एसिमिलेशन हुआ, है ना? अब्सॉर्प्शन, एनर्जी को अब्सॉर्ब करा और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके अंदर काम लिया। और लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है बाहर निकालना। जो वेस्ट है उसको क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 स्टेप याद रखना, अगर ये 5 स्टेप याद करें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसका एक भाई और है जिसका नाम है पेरीमीशियम। देखो पेरीमीशियम और अमीबा दोनों के सारे प्रोसेसेस सेम है, बस एक अलग है। पहला स्टेप इनजेशन। अमीबा क्या करता था, सूडोपोडिया की मदद से खाना खाता था। ये क्या करता है बेटा, इसके पास ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। ये तुम्हें हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इनको हम सीलिया बोलते हैं बेटा। ये पैरामीशियम है, ये सीलिया है। तो ये क्या करता है, सीलिया की मदद से ना खाने को अपने माउथ के पास ले आता है और माउथ के अंदर डाल देता है ना? माउथ के पास लाके माउथ के एकदम अंदर डाल देता है। तो यानी सिर्फ इंजेशन अलग है, पैरामीशियम में क्या है, सीलिया है, बस बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। अदर स्टेप्स आर ऑलमोस्ट सेम, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट क्या है, इजेशन, एकदम सेम है। अमीबा का भाई है, इसलिए मैंने बोला शुरू में भाई है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था बार बार, डिफरेंशिएट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इन दोनों का, सेम है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन।
होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेम। अगला है लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी मूवमेंट कैसे करते हैं, तो अमीबा मूवमेंट करता है सूडोपोडिया की मदद से, और ये किसकी मदद से करता है, पैरामीशियम सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बहुत सही। अब आ गया है फाइनली दोस्तों ह्यूमंस की बारी। अब देखो ह्यूमंस भी होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो ह्यूमन भी 5 स्टेप फॉलो करेंगे, वही 5 स्टेप, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। अब तो याद हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो वही 5 स्टेप है। अब कहां से स्टार्ट होता है खाना, ये डायग्राम पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है भैया, बड़े दुखित माहौल के साथ बताना पड़ रहा है, ये डायग्राम भी पूछा गया तो याद कर लेना। देखो स्टार्ट होता है खाना खाना। अब भैया मुझे खाना खाना है तो मैं कैसे खाऊंगा, अरे मुंह से खाऊंगा, मुंह से तो मैं हाथ से उठाऊंगा और मुंह में डालूंगा, यही तो करूंगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनजेशन। ठीक है। अब खाने का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है, लोगों को लगता है पेट में खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ना ही मुंह में स्टार्ट हो रहा है। हाँ मुंह में स्टार्ट हो रहा है। एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। तुम एक एग्जांपल बताओ, क्या खाना है तुम्हें, आज तुम्हें क्या खाना है, जो तुम कहोगे वो खाना अपन इमेजिन कर लेंगे। जैसे मैं इमेजिन करता हूं बर्गर, पिज्जा, यही खाना है ना, मोमोज, नूडल्स। नहीं बेटा, जो तुम चाहो और वो तुम्हें मिल जाए, ऐसा आज तक हुआ या आज होगा। तो आज हम खाएंगे बेटा लौकी की सब्जी, जोरदार तालियां हो जाए और लौकी की सब्जी खाने के लिए तैयार हो जाए। तो अब आया है लौकी की सब्जी और तुमने खा लिया, ठीक है ठीक है, नहीं अच्छी होती है लौकी की सब्जी, अच्छी होती है, हेल्दी हेल्दी हेल्दी, ठीक है। तो अब हमने खाई लौकी की सब्जी। तो देखना बेटा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है माउथ में, ठीक है, माउथ में। और माउथ में क्या होता है, माउथ में क्या काम होता है, सबसे पहले क्रश होता है फूड, ये वो वाली क्रश नहीं है, क्रश होता है फूड टूटने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले फूड क्रश होगा, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ के अंदर, वो सलाइवा को रिलीज करता है, सलाइवा तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो सलाइवा रिलीज होता है। अब होता है मेन काम शुरू। देखो हमारी जो जीभ है, टंग, वो सलाइवा को खाने से मिक्स कर देती है। अब क्या होता है ना कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम याद रखना, वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर यानी स्टार्च, इस स्टार्च को क्या करता है, ये माल्टोज याद रखना, ये एक सिंपल शुगर है। तो इस कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करता है, ये सिंपल शुगर के अंदर जो कि माल्टोज है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज। बहुत बढ़िया। अब खाना जाता है नीचे, ईसोफेगस यानी फूड पाइप खाने को नीचे कैसे पुश करता है, एक मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा मूवमेंट होता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड इज पुश्ड डाउन थ्रू अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन दी वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या, उसके बारे में आ रहा हूं मैं, अभी आगे आ रहा हूं, रुक जाओ, ठीक है। तो यानी ईसोफेगस में क्या एक मूवमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद रखना, ठीक है भाई। कहानी कहां तक आ गई थी बेटा, कहानी यहां से डिडिंग करते करते अब यहां पर आ गई। अब आ गया है भैया स्टमक। अब देखो स्टमक सबसे पहले तो कैसा शेप का लग रहा है तुम्हें, जे शेप्ड है, ठीक है। अब जैसे ही खाना स्टमक में गया तो स्टमक में बैठे थे 3 भाई, तीनों तबाही 3 भाई थे। मैंने पूछा कौन 3 भाई थे, तो सबसे पहला आता है एक भाई जो कि बड़ा भाई था, बड़े भाई का नाम था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक एक करके पढ़ ही लेते हैं, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब स्टमक में थे 3 भाई, तीनों तबाही। सबसे पहला क्या होता है, HCl। वैसे देखो स्टमक ना गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस, और उसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो पहला भाई, बड़ा भाई HCl क्या करता है, क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, यानी जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, तुम बर्गर पिज्जा खा रहे हो उन सबको मार देता है, सारे वो जो गोलगप्पे वाले भैया ने गंदे हाथ लगाए थे उसको खटा, टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना। इसका एक और काम है, उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एसिडिक मीडियम दिया। अगला आता है, दूसरा भाई आता है म्यूकस, ये सेकंड भाई। म्यूकस भाई क्या करता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है बड़े भाई से। अब देखो HCl है पेट के अंदर, तो उससे पेट की जो वॉल है वो जल सकती है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग बना लेता है स्टमक के अंदर, जिससे कि आपका जो पेट है वो जलता नहीं है और वो बच जाता है, ठीक है। अगला आता है तीसरा भाई पेप्सिन। पी से क्या होता है, प्रोटीन, यानी इसका काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। अब देखो वो जो बड़ा भाई था ना, वो छोटे भाई की मदद करता है, क्योंकि पेप्सिन कैन ओनली वर्क इन एसिडिक एनवायरमेंट, और एसिडिक एनवायरमेंट कौन दे रहा है, HCl दे रहा है। इस वजह से मैंने बोला था HCl का एक और काम है हेल्प पेप्सिन एक्शन, यानी पेप्सिन का काम कराने भी कौन मदद कर रहा है, HCl कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब तुम एक चीज बताओ मुझे, कभी तुम्हें एसिडिटी हुई है, एसिडिटी क्यों होती है, एसिडिटी इसलिए होती है कभी कभार ये जो बैलेंस है ना HCl और म्यूकस का, उसमें HCl का लेवल बढ़ जाता है, और जब HCl का लेवल बढ़ता है
और म्यूकस कम है, म्यूकस तो पतली है। म्यूकस क्या होती है? एक लाइनिंग होती है आपकी स्टमक के वॉल पे, तो आपको पेट में से जलन होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है, अरे भैया ये जलन कैसे हो रही है पेट के अंदर, वो इसी वजह से होती है बेटा, है ना। जब लेवल खराब हो जाते हैं, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है, लेवल बदल जाते हैं HCl और म्यूकस के, ठीक है। अब आता है नीचे। अब नीचे खाना जा रहा था, अब खाने को आगे जाना था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक नामकरण कर देता हूं मैं, छोटा डॉन। क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही छोटा है बस, वरना ये छोटा है नहीं, है ना, बस नाम में ही छोटा है, बट ये डॉन है बेटा, छोटा डॉन। क्यों? क्योंकि ये 7 मीटर लंबा होता है। 7 मीटर तुम्हें पता है कितना होता है? ये 7 मीटर लंबा होता है भाई, नाम में ही छोटा है बस, काम छोटे नहीं है, ठीक है। अभी जा ही रहा था रास्ते से, खाना जा रहा था, खाने को जाना था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तभी होती है 2 गुंडों की एंट्री। गुंडों को लाया जाए दोस्तों, तो अब आ गया है टिडिंग 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 2 गुंडे। पहला गुंडा आता है और गुंडा बोलता है, हाँ जी खाने जी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल दिए? तो खाने ने बोला, वो भैया वो वहां जा रहे हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो दोनों गुंडों ने बोला, थोड़ी मदद हम भी कर दें। 2 गुंडे कौन थे? अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, एक गुंडा कौन है? एक गुंडा है ये लिवर, और एक है छोटा सा पेनक्रियास। देख रहे हो ये क्या है? ये है पेनक्रियास, और ये क्या है? लिवर, ठीक है। अब क्या है, तो खाना जा रहा था, 2 गुंडे आ गए, सबसे पहले आता है लिवर। तो लिवर बोलता है, थोड़ी मदद पहले मैं कर दूं। तो अब लिवर के पास क्या था? लिवर के पास ना एक ब्लैडर होता है, एक स्टोरेज होता है, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर वो एक जूस स्टोर करके रखता है, ये गॉल ब्लैडर है, वो एक जूस स्टोर करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस। अब वो बाइल जूस ना 2 काम करता है। क्या क्या करता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले लिवर आता है, लिवर में है बाइल जूस। बाइल जूस के 2 काम, मेक फूड एल्कालाइन। एल्कालाइन यानी बेसिक। देखो खाना ना स्टमक में एसिडिक था ड्यू टू HCl, वो बेसिक हो गया, एल्कालाइन हो गया, ठीक है। दूसरा इसका एक और काम होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? फैट के ना बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। ब्रेकिंग इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो ग्लोब्यूल होते हैं, बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल होते हैं, उनको क्या करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। 2 काम कर दिए। पहला गुंडा खुश हो गया कि मैंने भी थोड़ी मदद करी खाने की। अब पता है क्या हुआ? दूसरे वाले गुंडों का ईगो आ गया बीच में। अब उसने बोला, हैं जी तुमने क्या करा? तुमने 2 काम करे हैं यार, अब तो मुझे 3 काम करने पड़ेंगे, ईगो पे बात आ गई, वरना उसका ऑरा मुझसे ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो दूसरे गुंडे ने बोला कि नहीं यार, मुझे 3 काम करने पड़ेंगे यार भाई, 3 काम। तो दूसरा गुंडा था बेटा पेनक्रियास, जो कि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया भी था। तो पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियास एक जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस, और उसके अंदर होते हैं 3 एंजाइम। 3 एंजाइम होते हैं। मैंने बोला था ना 2 उसने करा तो ये 3 करेगा, ये भी गुंडा है ना, ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इसने पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम लॉन्च करे। पहला एंजाइम था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप में पी आ रहा है, पी यानी ये क्या करेगा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब तुम बोलोगे भैया प्रोटीन को पेप्सिन भी करता था। हाँ, पेप्सिन भी करता है, ट्रिप्सिन भी करता है। अगला लाइपेस, जो तुम फैट खा रहे हो ना, उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइपेस करेगा। और अगला आता है पेनक्रियाटिक अमाइलेस। अच्छा, ये अमाइलेस कहां शब्द सुना था हमने? अमाइलेस हमने सुना था भैया सलाइवरी अमाइलेस, यहां पर पेनक्रियाटिक अमाइलेस। तो अमाइलेस का काम वही है कि यहां पर भी वो क्या करेगा? जो स्टार्च है उस स्टार्च के डाइजेशन यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या करेगा? मदद कर रहा होगा। पहला गुंडा 2 काम क्या करा? बाइल जूस निकाला। बाइल जूस ने क्या करा? 2 काम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और खाने को बेसिक बनाया, एल्कलाइन बनाया। दूसरे गुंडे ने क्या करा? 3 काम, एक जूस रिलीज करा, 3 चीजें, ट्रिप्सिन पी यानी प्रोटीन, लाइपेज फैट, और अमाइलेज का तो वही काम है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करना, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर दोनों गुंडे खुश हो गए और फिर खाना नीचे गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है ना, तो फाइनल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस होता है इस जगह पर, यहां पर ही फाइनल डाइजेशन होता है, ठीक है। और फाइनल डाइजेशन से बनता क्या क्या है वो तुम याद रखना। जो तुमने प्रोटीन खाए थे वो तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है भाई। जो तुमने कार्बोहाइड्रेट खाए थे वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो तुमने बर्गर पिज्जा के फैट खाए थे वो तुम्हारे फैटी एसिड और साथ साथ में ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये 3 चीजें फाइनली बनके तुम्हारे पास आ चुकी है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, ये सारी की सारी चीजें क्या हमें समझ आई बेटा? जल्दी बताओ। डन है? डन है। अब ये छोटे डॉन का क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। हाँ, यहां पर डाइजेशन हुआ, बट इसका इतना सा काम नहीं है, ये छोटा डॉन है, इसका एक और काम है। अब ये क्या करता है बेटा? ये ना, इसका एक और काम है जो कि है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन हो गया, अगला स्टेप क्या था? ऑब्जॉर्प्शन। तो इसके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं विलाय,
यानी ऐसे मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है और इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाय। ठीक है, तो क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाय क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अंदर की वॉल में होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है? पता है इसका काम क्या है? जो अब्सॉर्ब्ड फूड है ना, इसको ये मतलब डाइजेस्टेड फूड है, इसको अब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजना, इसका ये काम है। तो इसके अंदर ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये क्या करता है? खाने को खींचता है और ब्लड में फेंक देता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? मेन काम है अब्सॉर्प्शन। उसके अलावा इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होता है? बिकॉज दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये फिंगर लाइक ही क्यों है? तुम्हारे मन में सवाल आया होगा। क्योंकि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इससे सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज होता है और ज्यादा खाना अब्सॉर्ब हो पाता है। ठीक है, अगली चीज, रिच ब्लड सप्लाई हेल्प्स ट्रांसपोर्ट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू ऑल बॉडी सेल। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं तो खाने को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यानी यहां पर अब्सॉर्प्शन भी हो गया। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, किसने करा? विलाय। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है अगला, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका नाम ही लार्ज है, इसके काम लार्ज नहीं है भैया। ये क्या करता है मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ा सा। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहां पे जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करेगा? पानी को खींच लेगा, जो पानी है उसको खींच लेगा और फिर ये वेस्ट को, एकदम वेस्ट को, ये तुम देख पा रहे हो एनस, एनस के थ्रू वो नीचे आप वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हो, वो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो एनस क्या करता है लास्ट में? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड और एनस क्या करता है? एनस करता है इजेशन, यानी रिमूवेबल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है? एक मसल होता है एनल स्पिंचर मसल, वो इसको कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ आई। अब एक सवाल पूछा जाता है बार बार पेपर के अंदर कि हर्बीवोर्स जो होते हैं ना, जैसे गाय भैंस ये सब, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारे कंपैरिजन में बड़ी होती है। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव इसलिए है क्योंकि उन्हें खाना है प्लांट। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, अगर तुम्हें याद आया हो तो। ठीक है, अब सेलुलोज के डाइजेशन में टाइम लगता है, जल्दी नहीं हो सकता उनका डाइजेशन। तो क्योंकि डाइजेशन टेक प्लेस, दैट इज व्हाई देयर स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर। ठीक है, जो कि आंसर मैंने यहां पर आपको लिख भी रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हो गया आपकी पूरी की पूरी स्टोरी, है ना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसकी मदद से आपको और चीजें क्लियर होंगी। फटाफट से इसका आंसर बताओ। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? देखो क्या है इसके अंदर, विच एंजाइम इज सिक्रीटेड इन द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट। कौन सा एंजाइम माउथ से आता है? अरे भाई एमाइलेज। क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ देता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, माउथ से ही स्टार्ट होता है। वो जो तुम्हारे मुंह से पानी आता है ना, जो मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। हाँ, अच्छा, तुमने कभी नोट करा है कि जब आप घर पे आते हो कहीं से भी बाहर से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी मम्मी को ढूंढते हैं। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ? सबसे पूछते हैं, पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? फिर मम्मी कहीं इधर उधर होती है तो मम्मी मिल जाती है, मम्मी बोलती है हाँ बोल। कुछ नहीं। हमें बस मम्मी चाहिए होती है ना। हमें बस देख लें कि मम्मी कहाँ है, क्या कर रही है, बस। हमें कुछ काम नहीं है मम्मी से, बस हमें मम्मी चाहिए। देखा तुमने ऐसा? मतलब मैं तो बहुत करता हूँ, आज भी करता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम जूस इज सेक्रेटेड इन द लोकेशन। देखो 3 लोकेशन दे रखी है डायग्राम में। पहली है लोकेशन नंबर 1, ये माउथ। माउथ में क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। दूसरी लोकेशन ये है, ये क्या था बेटा? लिवर। लिवर क्या करता था? लिवर बाइल जूस सेक्रेट करता था। ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास 3 एंजाइम सेक्रेट करता था। तो अब ऑप्शंस को मैच कर लो। पहला आएगा अमाइलेज, अमाइलेज, दूसरा आएगा बाइल जूस और तीसरा ट्रिप्सिन। बहुत बढ़िया, तो आंसर इज बी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर ब्रेकन डाउन इनटू। किसमें टूटते हैं? प्रोटीन तो अमीनो एसिड के अंदर टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर टूटते हैं और फैट्स किसके अंदर टूटते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई अगला, ये थ्योरेटिकल सवाल है और ये तो तुम्हें पता ही है। स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल जूस और पेप्सिन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता था? 2 काम, जर्म्स को मारता है, एसिडिक एनवायरनमेंट देता है ताकि पेप्सिन काम कर पाए। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। बाइल जूस क्या करता था? 2 काम, बाइल जूस लिवर सेक्रेट करता था। 2 काम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और खाने को एल्कलाइन, बेसिक बेसिक। हाँ, बहुत बढ़िया। कहानी याद रखना, 2 गुंडों की कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट। विलाय क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट स्मॉल इंटेस्टाइन। Why are they located in human body? क्यों होते हैं? इनका काम क्या है? अब्सॉर्ब करना, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में ले जाना।
हाउ डू दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन इन फूड, तो आपको बताना है कैसे मदद करते हैं। तो एक तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि इनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, और दूसरा क्या करते हैं, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं तो ये खाने को डायरेक्टली ब्लड के अंदर, मतलब डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर डाल देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग चार्ट, आपको बस ये चार्ट कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद मुझे बताओगे कमेंट्स के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें सेक्रेट करता है, ए बी सी। क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या है, स्टमक, स्टमक क्या, 3 भाई, तीनों तो भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन। देखो भाई अगली जो चीज है वो रेस्पिरेशन है वैसे तो, क्योंकि अगला लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, लेकिन ध्यान से समझना, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग है। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन है ये जो हमने ब्रीथ करा ना ऑक्सीजन, इसकी मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस करना। यानी ब्रीथिंग तो हम कर रहे हैं बट रेस्पिरेशन हमारे सेल कर रहे हैं, हर एक सेल रेस्पिरेशन करता है। तुम्हें याद हो, तुम्हें एक ही लाइन याद होगी 9th क्लास की, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, कोई भी पूछ ले ये माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, वो आता है। मेरी भी आदत थी स्कूल के अंदर ना, लोगों को ऐसा लगता था कि मैं बैक बेंच पे बैठता था, तो ना ऐसा लगता था मेरे टीचर्स को कि ये पढ़ने वढ़ने में अच्छा नहीं होगा, तो मैं बैक बेंच पे बैठता था, दोस्तों के साथ मजे मस्ताक करता था, बट मुझे पसंद थी साइंस वगैरह, तो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो एक बार क्या हुआ, टीचर ने मुझे देखा और बुलाया कि खड़े हो, बोर्ड पे सॉल्व करने हैं। अब टीचर को लगा था मुझे नहीं आता होगा, मैं आया, खड़ा हुआ, चौक पकड़ा, सारा का सारा आंसर बोर्ड पे लिखा और मैं मुड़ा। सर बोले ठीक है पढ़ने में ठीक हो बट मस्ती मजाक ज्यादा करते हो तो भाई बैक बेंचर्स का भी और आए, देखो बैक बेंचर्स का भी और आए, ठीक है। हाँ तो देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये पहले तो डिफरेंस समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथिंग क्या है, एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है, सांस लेना बाहर छोड़ना। एक इनहेलेशन होता है, सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन यानी सांस को बाहर निकालना। और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी आपके सेल्स करते हैं बेटा, एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम नहीं होता बट रेस्पिरेशन में एंजाइम होते हैं क्योंकि एनर्जी बनती है, और एनर्जी किस में बनती है, एटीपी की फॉर्म में। याद करो, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ ठीक है। ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका लंग काम करता है, लंग्स, और जबकि रेस्पिरेशन में हर एक सेल काम करता है। ब्रीथिंग में नो एनर्जी इज रिलीज्ड, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा ये सेल के बाहर का प्रोसेस है, यानी एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, और रेस्पिरेशन क्या है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी सेल के अंदर का प्रोसेस है भैया। हाँ जी चलिए, तो ये आप ये समझ गए। तो सबसे पहले बेटा ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख लो, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू देयर सेल to release energy in the form of ATP which is used for various processes। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल के अंदर क्या होता है, जो हमने खाना डाइजेस्ट करा है ना, उस डाइजेस्टेड फूड की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करा जाता है हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। आज जो मैं बोल पा रहा हूं ये एटीपी की वजह से बोल पा रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं अपन रेस्पिरेशन की। पहले तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो तुम्हें समझ आ गई, लेकिन अब सवाल क्या आता है कि ये रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है भैया। तो देखो रेस्पिरेशन ना 2 टाइप का होता है, समझना। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा बट अभी समझो रेस्पिरेशन 2 टाइप का, एक है एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो है एरोबिक, एरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक यानी ओ आ रहा है, यानी यहां पर ऑक्सीजन होगा, और एनएरोबिक यानी यहां पर या तो कम ऑक्सीजन होगा या तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा, जैसे कि ये डिफरेंसेस पूछे गए हैं पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है, ठीक है, मोर एनर्जी बनती है, जबकि एनएरोबिक में लेस एनर्जी बनती है। और पता है रेस्पिरेशन में हम कर क्या रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं एनर्जी के अंदर। तो एरोबिक के अंदर जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से टूट जाता है भैया, है ना, जैसे उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं वो नहीं, वो बात नहीं करेंगे, ठीक है, ट्रॉमा याद आ जाएगा भैया, हमें ऐसी बात मत क्या करो, ठीक है। ग्लूकोज क्या है यहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन यहां पर पार्शियली ग्लूकोज क्या है, टूटता है, पूरी तरीके से नहीं टूटता, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको एक टेबल की मदद से देता हूं, आ जाओ। एक एनसीईआरटी की टेबल जो कि बार बार पेपर के अंदर पूछी गई है वो ये है। देखो इस टेबल के अंदर क्या है, पूरा का पूरा चार्ट है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का। ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेकडाउन होता है,
अब देखो ग्लूकोज सबसे पहले आपके सेल में एक साइटोप्लाज्म होता था, साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके अंदर बेटा? पाइरूवेट। पाइरूवेट क्या है? एक मॉलिक्यूल है, कार्बन मॉलिक्यूल, इतना समझ लो। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट के पास 3 रास्ते, वो कह रहा भैया कौन से रास्ते में जाऊं? ये तो एक रास्ता तो है जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है। तो पहले अगर पाइरूवेट जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये तुम्हारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तुम्हें पता ही है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी के साथ साथ 2 चीजें और रिलीज होती हैं, याद रखना। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर। ये 2 चीजें भी रिलीज हो रही होती हैं। क्या है बात क्लियर? CO2 और वाटर, बहुत बढ़िया। उसके अलावा अब 2 रास्ते और बचे। एक रास्ते में जहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता तो पता है तुम्हें, एनर्जी तो बनती है, कम एनर्जी बनती है, लेकिन एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है क्या? इथेनॉल। इथेनॉल वही श्री हनी पाजी जी कह के गए थे, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। इथेनॉल मतलब वही, हाँ वही होता है इथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल ही होती है इथेनॉल, ठीक है। तो एक इथेनॉल बनता है और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ में एनर्जी बनती है। उसके अलावा अगर मान लो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी लिमिटेड ऑक्सीजन है। अच्छा, ये जो है ना, पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ना एक ऑर्गेनिज्म होता है यीस्ट, एक ऑर्गेनिज्म होता है यीस्ट, उसके अंदर ये हो रहा होता है ये प्रोसेस, ठीक। और अगर कम ऑक्सीजन है तो, जैसे कि कभी कभार हम फुटबॉल खेल रहे हैं और हमारे मसल्स में ऑक्सीजन कम है, तो पता है क्या होगा? एनर्जी तो बनेगी, बट एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। वो जो तुम्हें क्रैम्प्स आते हैं ना, अचानक से पैर में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द हो जाता है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कर रही है, जिसकी वजह से, हाँ यही प्रोसेस है, समझ गए? जिसकी वजह से क्या हो रहा है? यस, लैक्टिक एसिड बन रहा है और आपको क्रैम्प्स आए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो, मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप के बताए। एरोबिक तो तुम्हें समझ आ गया होगा। एनारोबिक 2 टाइप के बताए, एक जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, एक जिसमें लिमिटेड ऑक्सीजन है। अब इनके भी कुछ नाम है। जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि उसमें अल्कोहल बन रहा है, तो उसका नाम है अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है, उसका नाम होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। कहां पर होता है? यीस्ट में होता है, यीस्ट है ना, यीस्ट करता है ये, ठीक है। और हमारे मसल्स क्या करते हैं? लैक्टिक फर्मेंटेशन, क्योंकि हमारे मसल्स बनाते हैं लैक्टिक एसिड, एनर्जी बनती है बस साथ साथ में लैक्टिक एसिड। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इंटेंस वर्कआउट के टाइम में मुझे क्रैम्प आ गए। वो क्रैम्प क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि हमारी बॉडी ने एनारोबिक रेस्पिरेशन करा है, लैक्टिक एसिड बना है, जिसकी वजह से मुझे क्रैम्प्स महसूस हो रहे होते हैं। ये बार बार पूछा गया है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन दी मसल ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। देखो आ गया, क्या बनता है? लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी बन रही होती है। बहुत सही। अगला सवाल, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में? बताओ कौन सी गैस, याद करो भैया। वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी ना भैया, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। चलिए अगला, ये क्वेश्चन क्या है? एक बॉय है जो कि रन कर रहा है 400 मीटर की रेस। अरे वही क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है कि उसको दर्द हो रहा है, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? आफ्टर इंटेंस वर्कआउट ऐसा क्यों होता है? इसका क्या आंसर होना चाहिए? बताओ जल्दी। इसका होना चाहिए अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन। जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो एक तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम सांस ज्यादा ले रहे हैं, और एक लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से मुझे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। क्या है बात क्लियर है बेटा? इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, कंप्लीट दी फॉलोइंग पाथवे। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा सवाल आता है। इसमें देखो आपको फर्स्ट और सेकंड बताना है। ये फर्स्ट क्या होगा बेटा? बताओ। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? बताओ। पाइरूवेट। पाइरूवेट, बहुत बढ़िया। और पाइरूवेट इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है? एनर्जी देता है, H2O देता है, और क्या देता था? हाँ CO2 देता था भैया। बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो तुम। चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अभी हम सांस कैसे लेते हैं बेटा वो देखते हैं। मैं जो सांस ले रहा हूं मैं कैसे ले पा रहा हूं, तो इसके बिना बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं, और ये डायग्राम उतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी देख लो एक बार, बता देता हूं। सबसे पहला होता है नाक, यानी यहाँ क्या? नॉस्ट्रिल है ना। तो सबसे पहला मेरा नॉस्ट्रिल है, नेजल पैसेज है, उसकी मदद से मैं क्या करता हूं? सांस लेता हूं, ठीक है। नेजल पैसेज से मैंने सांस ली, ऑक्सीजन लिया। अब सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है बेटा फेरिंग्स। पहले आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले लैरिंग्स आता है पहले फेरिंग्स आता है। मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, PL ट्रिक, यानी प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस ऐसे याद कर लो। तो पहले P वाला आएगा यानी फेरिंग्स, फिर आएगा लैरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स होता है ना, इसी को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये जो मैं बोल पा रहा हूं ना मेरे गले में डिंग 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 डिंग, हाँ ये क्या है? वॉइस बॉक्स।
ठीक है। वॉइस बॉक्स के बाद ये जो तुम देख पा रहे हो ये होता है ट्राकिया। क्या होता है बेटा? ट्राकिया। अब ट्राकिया पे कुछ रिंग्स होती हैं जिनको मैं बोलता हूं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग ऑफ कार्टिलेज पता है क्या करती हैं? इट प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। अगर एक रिंग नहीं होंगी ना तो ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है भाई। अब ट्रैकिया से सांस अंदर जाती है और यहां पर क्या होता है, दो चीजों में डिवाइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो दो लंग्स में जा रहे हैं ना इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाइस आगे जाके ऐसे डिवाइड होते जाते हैं किसके अंदर? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल के एंड पे एक अंगूर का गुच्छा देखा है? अंगूर का गुच्छा, उसकी तरह एक गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एल्वोलर सैक। क्या बोलते हैं? एल्वोलर सैक। यानी उसमें प्रेजेंट है क्या? एल्वोलाई। क्या प्रेजेंट है? एल्वोलाई, है ना। एल्वोलाई क्या है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या आपको समझ आया? नॉस्ट्रिल सांस ली, नेजल पैसेज जहां से अंदर जा रहा है, फिर आया फेरिंग्स, पहला फेरिंग्स, दूसरा लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो कि क्या करता है? कीप्स दी एयरवे ओपन, यानी इसी की वजह से हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ब्रोंकाई। लेफ्ट में राइट में एक ब्रोंकाई के आगे जाके आता है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे आता है एक पूरा का पूरा गुच्छा। और अगर मैं एक अंगूर की बात करूं, यानी मैं बात कर रहा हूं एक एल्वोलाई की, ठीक है। अब ये एल्वोलाई क्या है भैया? ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्या है पता है तुम्हें? जब तुम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो और तुम CO2 को बाहर छोड़ रहे हो, तुम पता है कैसे छोड़ पा रहे हो? एल्वोलाई की मदद से। यही कर रहा है, यही है भाई जो कि ये काम कर रहा है। अब तुम बोलोगे भैया कैसे कर रहा है, समझ नहीं आया। देखो एल्वोलाई क्या करता है ना, एल्वोलाई एक बड़ी इजी सी ट्रिक यूज करता है। एल्वोलाई पहले मैं आपको बताता हूं, इट इज अ टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लो ये है एल्वोलाई। अब एल्वोलाई ना सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बड़ा पतला होता है और इसमें एक ब्लड वेसल जारी होती है, ऐसी एक ब्लड वेसल होती है। ब्लड कौन सा है? वो ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या करता है? उस ब्लड से बोलता है ओए अपना कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दे दे और मेरा ये जो ऑक्सीजन है वो तू ब्लड में रख ले। यानी हमारे खून में डायरेक्टली ऑक्सीजन पहुंच जाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। कौन कर रहा है? ये एल्वोलाई कर रहा है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है मान गए एल्वोलाई आर दी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, हम मान गए भैया यहां पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, पर कैसे हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्या जादू है? तो इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एक प्रेम कहानी। एक प्रेम कहानी पढ़ेंगे हम। किसकी? एक प्रेम कहानी है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। देखो हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। याद रखना हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, यानी एक पिगमेंट है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लड के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, उसमें प्रेजेंट होता है। अब इसका ना एक प्रेम है, इसका प्यार है, इसका प्यार है ऑक्सीजन से। तो याद रखना क्या है इसका मेन प्यार? कौन है इसका मेन प्यार? है ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन से बड़ा प्यार है। तो अब क्या हुआ कि देखो ये अपना एल्वोलाई था, यहां से एक ब्लड वेसल जा रही थी, अब यहां पर ऑक्सीजन है, इस खून को दिखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसने बोला हीमोग्लोबिन ने, हीमोग्लोबिन मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मेरा CO2 ले लो। प्रेम कहानी है। तो इसने CO2 दे दिया वापस एल्वोलाई में और ऑक्सीजन को अपने पास रख लिया। यानी जो गैसेस एक्सचेंज हो पा रहा है ये हो पा रहा है हीमोग्लोबिन की वजह से। इसी वजह से हम हीमोग्लोबिन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। याद रखना रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस है बेटा, इसको रीड आउट कर लेना आप कि ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस इनटू एल्वोलाई, यानी एल्वोलाई के अंदर CO2 आ गया है। अब क्या होता है जब हम एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो CO2 बाहर निकल जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये एल्वोलाई, ये देखो ब्लड, ब्लड के पास क्या था? CO2, इधर दे दिया, ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। किसकी वजह से लिया? हीमोग्लोबिन की वजह से। चलिए यानी सारा गेम यहां पर किसका है? हीमोग्लोबिन का है। चलिए तो एल्वोलाई की क्या प्रॉपर्टीज हम समझ गए? दो प्रॉपर्टीज है, एक तो बहुत ज्यादा पतला होता है, थिन होता है, और इसमें एक ब्लड वेसल होती है जिसकी मदद से ये एक्सचेंज कर पाता है। बहुत सही बेटा। अब देखो हमारे लंग में ना इसके अलावा नीचे की तरफ में एक, ये तो चेस्ट है, रिब केज है, ये हड्डियां रिब केज, और एक नीचे की तरफ में एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये जो मसल तुम देख पा रहे हो ना, ये डायफ्राम है। अब तुम समझना डायफ्राम ऐसे रहता है। अब तुम इनहेल करो, सांस को अंदर लो बेटा, जल्दी से सांस अंदर लो। यानी डायफ्राम नॉर्मली कर्व्ड रहता है, बट जब हम इनहेल करते हैं तो वो सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वापस से कर्व्ड हो जाता है। और यही चीज याद करने की है, जब हम इनहेल करते हैं ना तो क्या क्या होता है? पहला तो रिब केज बाहर आता है,
रिबकेज देखो बाहर आएगा। उसके अलावा डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है, मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो चेस्ट की कैविटी है, यानी जो चेस्ट का साइज है, वो मेरा इंक्रीज कर जाता है। और जब मैं एक्सेल करता हूं तब क्या होता है, एक्सेल में जो रिब है वो डाउन जाता है। डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स करता है। डायफ्राम ऐसा रहता है, इनहेल करूंगा तो सीधा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, इस पे एमसीक्यू आता है। और चेस्ट कैविटी यानी जो चेस्ट का साइज है वो कम हो जाता है ना, चेस्ट का साइज कम हो जाता है एक्सेल के टाइम पे। क्या ये चीज बेटा समझ आई, जल्दी बताओ। क्या हमें सारा कॉन्सेप्ट ये समझ आ चुका है? तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। गिव द रीजन रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, प्रिवेंट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी इसका काम क्या है, ये कोलैप्स से बचाता है। लंग ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी लंग के पास ना कुछ वॉल्यूम हमेशा रहती है। जब तुम एक्सहेल कर देते हो ना, उसके बाद भी थोड़ा सा उसके अंदर होता है, मतलब एयर रहती है, सारी एयर बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती समझना, टू अलाउ कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैस एंड प्रिवेंट लंग कोलैप्स। अगर सारी हवा बाहर चली जाएगी ना तो लंग पिचक जाएगा, लंग कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। अगला, द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। ऑब्वियसली बात है, क्यों होता है ये, ताकि चेस्ट का साइज बढ़ सके और ज्यादा एयर को अंदर ले पाए, ठीक है। वॉल्स ऑफ एल्वोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, क्यों, टू एक्सचेंज CO2 एंड ऑक्सीजन। क्या करना है, एल्वोलाई को ऑक्सीजन देना है, CO2 लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है बात समझ में आई? अगला देखते हैं, Why is respiratory pigment needed in multicellular organism? Very important question. Respiratory pigment क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर, बिकॉज हीमोग्लोबिन गैस एक्सचेंज में काम आता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा ना तो तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, तो इसलिए हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी उसके बारे में पढ़ लेंगे। अगला, डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई। एल्वोलाई कैसे करता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, याद करो याद करो याद करो फटाफट, कैसे करता है। एंड व्हाई आर एल्वोलाई रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। अब देखो एल्वोलाई कैसे करता है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। ईच एल्वोलाई इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, यानी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वोलाई, यानी जो हमने ऑक्सीजन आया वो हमारे एल्वोलाई में आया, और एल्वोलाई क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देता है, एंड जो ब्लड में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वापस से अपने पास बुला लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ जाता है, एल्वोलाई में आ जाता है। फिर क्या होता है, एल्वोलाई एक्सहेल के टाइम पे वो एल्वोलाई से बाहर आता है, लंग्स में आता है, और हम एक्सहेल कर देते हैं। तो पूरा का पूरा क्या है प्रोसेस है, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये बार बार पूछा गया है कि एल्वोलाई कैसे काम करता है। चलिए ये हो गया एनिमल्स के रेस्पिरेशन की बात खत्म, है ना। और एक लाइन याद आ गई मुझे, क्या कि एक बहुत प्यारी लाइन है कि ले चल मुझे दूर कहीं, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। अरे बेटा पढ़ ले, पीछे देख तेरी मम्मी है खड़ी, पढ़ ले पेपर है तेरा। अगला, रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे, शायरी वारी नहीं पढ़ाई। रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या है, क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, अरे एक्सचेंज तो करते हैं ना, रेस्पिरेशन नहीं करते बट ब्रीथिंग तो करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज तो करते हैं। कैसे करते हैं, देखो बेटा, पहली चीज स्टोमेटा की मदद से बता चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा याद रखना कुछ पोर्स होते हैं प्लांट के पास, कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। उनकी स्टेम, जो स्टेम होती है प्लांट की, उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल, उनकी मदद से वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा रूट की मदद से भी, जनरली सरफेस ऑफ द रूट की मदद से भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब प्लांट क्यों गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं दो काम, एक तो फोटोसिंथेसिस करना है, दूसरा इनको भी रेस्पिरेशन करना है। भाई एनर्जी तो इनको भी बनानी है ना, तो रेस्पिरेशन तो ये भी करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि जब दिन हो रहा होता है तो प्लांट दोनों प्रोसेसेस करता है, देखो फोटोसिंथेसिस भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। पर जैसी रात होती है तो जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा, है ना, एनर्जी तो बनानी पड़ेगी। लेकिन रात को सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन कर सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है। कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस, तो याद रखना जो प्लांट्स होते हैं वो दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी ऑक्सीजन बनती है, बट रात को क्योंकि वो सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या बनता था बेटा, याद करो, CO2 बनता है ना, एनर्जी, H2O CO2, यस। इस वजह से प्लांट रात को CO2 रिलीज कर रहे होते हैं, है ना। तो एक ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो डी ऑप्शन पढ़ोगे, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर इन द लीव ड्यूरिंग डे, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हाउ डू फिशेस ब्रीथ, ये भी एक छोटा सा सवाल आ जाता है। ये आता है सवाल कि फिशेस ना, फिशिंग की जो ब्रीथिंग रेट है, जो मछली होती है उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो ज्यादा होती है एनिमल्स के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों? अरे सिंपल है यार, पानी में ऑक्सीजन कम है तो उसे ज्यादा पानी को बार बार लेना पड़ेगा ताकि उस पानी से वो ऑक्सीजन खींच पाए, क्योंकि रेस्पिरेशन तो उसको भी करना है ना रे बीड़ू, रेस्पिरेशन करना जरूरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले याद रखना, फिशेस यूज गिल, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, जैसे हमारे पास लंग होता है उनके पास गिल होता है, टू अब्सॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। अब इसमें ये जो सवाल आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, व्हाई डू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैव फास्टर ब्रीथिंग रेट? इसका सिंपल सा आंसर है, बिकॉज वाटर हैज लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन है यार पानी में एयर के कंपैरिजन में, तो बार बार ब्रीथ करना पड़ेगा ना यार। तो याद रखना इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गिल। चलिए अब यहां पर रेस्पिरेशन होता है खत्म, एंड लेट अस स्टार्ट अगला टॉपिक जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। अब हम करेंगे बात दिल की, दिल से, दिल की बात दिल से करते हैं, मैं बस पानी भी आता हूं। चलो अब तुम सोच रहे होगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन भी लाइफ प्रोसेस है। अभी तक हमने दो लाइफ प्रोसेस पढ़ लिए हैं, एक था न्यूट्रिशन और एक था रेस्पिरेशन। एक बार समराइज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या था? जिसके अंदर हमें खाना खाना था और एनर्जी को ऑब्टेन करना था। कैसे? हमने माउथ से स्टार्ट करा, माउथ में क्या था? सलाइवरी अमाइलेज, बहुत बढ़िया। ईसोफेगस, जिसमें से क्या गया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके खाना पेट तक गया। फिर आया स्टमक, स्टमक के पास कहते हैं तीन भाई तीनों तबाई, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, बहुत बढ़िया, तीनों के काम याद रखना। उसके अलावा फिर खाना नीचे जा ही रहा था, तभी उसे मिल जाते हैं दो गुंडे। पहला गुंडा कौन था? एक था लिवर, एक था पैनक्रियास। लिवर ने दो काम करे, लिवर ने बाइल जूस सेक्रेट करा था और दो काम करे थे, याद है क्या? क्या करा था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और खाने को एल्कलाइन बनाया था, यानी बेसिक बनाया था। उसके बाद इस गुंडे ने, दूसरे गुंडे ने, पैनक्रियाज ने बोला कि अब मुझे तीन काम करने पड़ेंगे, तो उसने तीन एंजाइम रिलीज करे थे, अगर तुम्हें याद हो तो ट्रिप्सिन, लाइपेस और पैनक्रियाटिक अमाइलेस। फिर खाना जाता था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर क्या थे? विलाय, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो खाने को ऑब्जॉर्ब कर लेते थे, और जो वेस्ट था वो लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में। ये तो था ह्यूमन न्यूट्रिशन। और फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में गेम याद रखना, गेम है कहां का? आपकी लंग्स का। लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है? ब्लड वेसल। और ब्लड के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन, जो कि है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है, जिसकी मदद से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी अभी तक की रही है। अब हम बढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, अगला लाइफ प्रोसेस। देखो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ना तीन चीजें हैं, तीन भाई हैं यहां पर भी। कौन कौन से भाई? सबसे पहले भाई की अगर मैं बात करूं तो वो है ब्लड। ब्लड इज अ टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ब्लड। उसके अलावा ब्लड वेसल्स, जिसमें से कि ये खून जाने वाला है, और लास्ट आ जाता है दिल, है ना। और दिल ने ये कहा है दिल से, दिल ने ये कहा है दिल से, तुम्हारा कट रहा है फिर से, ठीक है। तो दिल का काम क्या है? दिल का काम है पंप करना, कुछ और नहीं। अरे भैया नहीं, मैंने दिल दे दिया, ये कर दिया, नहीं, दिल का काम पंप करना है। अगर तुमने किसी को दिल दिया तो तुम भी खल्लास, एकदम खल्लास। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अलग अलग पार्ट्स में हमें खाना वाना सब कुछ ले जाना है। कौन काम करेगा? ये तीन भाई यहां पर काम करने वाले हैं। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन बेटा, किसी को दिल मत दो, और अगर किसी को दिल दिया भी है तो देख लो, तुम उसको आयुषी मान रहे हो, क्या पता वो तुम्हारे बगल वाला दोस्त आयुष निकल जाए। क्या पता वही फेक आईडी बना के तुमसे चैट कर रहा है, तो पता भी कर लो, ठीक है। हाँ, तो क्या है काम? बहुत बढ़िया, दिल का। दिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड क्या है बेटा? देखो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। ओहो 9th क्लास में तो तुमने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, ठीक है। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, इसका रंग लाल होता है, रेड कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसकी कहानी चर्चे हमने सुन ली है, जिसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर मिल रहा होता है। तो देखो ब्लड के फंक्शन बताने से पहले, ब्लड के फंक्शन तुम्हें क्लियर हो जाएंगे अगर तुमने ब्लड के पार्ट समझ लिए तो। बेसिकली ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? ब्लड प्लाज्मा, यानी जो लिक्विड पार्ट है ना ब्लड के अंदर, जिस वजह से ब्लड मूव कर पाता है, वो क्या है? ब्लड का प्लाज्मा। इसका जो कलर होता है ना, वैसे इसका कलर थोड़ा सा पेल येलो टाइप का होता है, और इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड मीडियम कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी ये न्यूट्रिएंट, वेस्ट, सब कुछ इसके अंदर होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब आते हैं ब्लड सेल्स, यानी ब्लड कॉर्पुसेल्स।
दो टाइप के ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, आपको पता भी होगा, आरबीसी, आरसीबी नहीं आरबीसी ठीक है, आरसीबी फैंस, हाँ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो एक होता है रेड ब्लड सेल और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल। देखो रेड ब्लड सेल क्या करता है, इसके चर्चे हमने सुन लिए कि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा होता है, बहुत बढ़िया। अगला होता है व्हाइट ब्लड सेल, ये एक तरीके से वॉरियर है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिसीजेस, डिसीजेस से लड़ने के काम आता है। और एक चीज और है, थर्ड चीज, जो कि है प्लेटलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी चोट लगी होगी तो कुछ दिनों में वो चोट भर जाती है, क्यों भर जाती है, ड्यू टू प्लेटलेट्स। यानी ये प्लेटलेट्स क्या है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कहीं पे चोट लगती है जो क्लॉटिंग हो जाती है ना, वो यही प्लेटलेट्स करा रहे हैं। तो ये ब्लड के सारे काम है। अब क्या तुम खुद फंक्शन नहीं लिख सकते ब्लड का, ब्लड के फंक्शन तुम खुद लिख सकते हो। अब तो पहला काम क्या हो गया ब्लड का, देखो पहला काम हो गया क्या, ट्रांसपोर्ट कराना, किसका ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बढ़िया। दूसरा काम ऑक्सीजनेशन, यानी क्योंकि ब्लड के पास आरबीसी होता है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें ब्लड प्ले करता है, ठीक है, ब्लड बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया। अगला डिफेंस, यानी कोई भी डिसीज आएगा तो उससे कौन लड़ेगा, डब्ल्यूबीसी लड़ेगा, तो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। अगला है टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है ना, वो भी ब्लड करता है। एंड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग भी मैंने आपको बता दिया, ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। ये 5 पॉइंट बेटा याद रखना, बार बार पेपर के अंदर पूछा गया फंक्शन ऑफ ब्लड, और बच्चों को याद नहीं रहता, पर तुम्हें याद रहेगा, क्यों, क्योंकि तुम पीके भैया से पढ़ के आए हो ना। चलिए ये तो हो गया ब्लड के बारे में। अब आती है क्या, ब्लड वेसल्स। 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं। वेसल्स क्या होती है, ट्यूब, 3 प्रकार की ट्यूब हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है क्या, वेन्स, और एक होती है कैपिलरीज। एक एक करके समझते हैं। देखो एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा याद करने की, आर्टरीज यानी इसमें ए आ रहा है, और ए से एक और शब्द होता है अवे, अवे अवे, यानी ये जो आर्टरीज है ना, ये ब्लड को दिल से दूर लेके जाएंगी हमेशा, यानी ये ब्लड को कहां लेके जाएंगी, दिल से अवे, दूर लेके जाएंगी। वेन्स का उल्टा काम है, वेन्स टुवर्ड लेके जाती हैं, यानी दिल की तरफ लेके जाती हैं। कैपिलरीज क्या है, ये आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं, यानी ये मध्य मार्ग है, ये जोड़ता है दोनों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है भैया। अगली चीज याद रखना, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन है, जैसे वो क्लास में नहीं होता एक बच्चा जो कि बैक बेंच पे तो बैठा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता तो सब शॉक हो जाते हैं, अरे इसने कैसे टॉप कर लिया, है ना, तुम भी हो सकते हो। तो वैसे यहां पर एक एक्सेप्शन है, वैसे तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट एक एक्सेप्शन आ जाता है जो कि है पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, बहुत बढ़िया। वेन भी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी गंदा खून यानी CO2 वाला खून, बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, वही सेम पल्मनरी वेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कैपिलरीज तो दोनों को कैरी करता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों के ब्लड को कैरी करता है, बहुत बढ़िया। अब देखो जो प्रेशर है ना बेटा, आर्टरीज में प्रेशर बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर, क्यों, क्योंकि आर्टरीज दिल से खून को दूर लेके जा रहे हैं, और दिल कैसे धड़कता है, धक 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 धक, है ना, तो जब एक खून को ऐसे ले जा रहे हैं ना, तो बहुत प्रेशर से खून आता है, यहां पर प्रेशर हाई, यहां पर लो, वहां पर भी लो, ठीक है। वॉल की थिकनेस, याद रखना आर्टरीज की वॉल की थिकनेस मोटी होती है, ये थिक होता है, ये थिन होता है, और वो तो वेरी थिन होता है। अब ये थिक क्यों होता है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर के ब्लड को कैरी करना है, अगर ये पतला हुआ तो फट जाएगा भाई, अगर पतला पाइप हुआ तो फट सकता है ना, हाँ बहुत बढ़िया। अगली चीज है वॉल्व, याद रखना वॉल्व आर ओनली प्रेजेंट इन वेन, वेन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अब तुम पूछोगे भैया वॉल्व क्या करते हैं, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखना बेटा, ये होती है आपकी वेन, ठीक है। अब वेन में ना ऐसे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ये क्यों होते हैं, खून मान लो आ रहा है आपके पैर से आपके दिल तक, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खून नीचे चला जाए, यानी खून उल्टा चला जाए और तुम्हारे दिल तक पहुंच ही ना पाए, इससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो उसी से प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व लगे होते हैं, खून जैसे ऊपर आता है यहां पर खून लॉक हो जाता है, फिर आगे जाता है यहां पर लॉक हो जा सकता है, यानी वो खून नीचे नहीं जा सकता। तो वॉल्व क्या कर रहे हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, वॉल्व इन वेन हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, बार बार पूछा गया है कि वॉल्व क्या करते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, क्योंकि ये बैक फ्लो को रोकते हैं, पीछे जाने से रोकते हैं, बहुत सही बेटा, ठीक है। फंक्शन तुम समझ गए, आर्टरीज क्या कर रहे हैं, दिल से दूर पूरी बॉडी में, और ये पूरी बॉडी से दिल में लेके आ रहे हैं खून को, और कैपिलरीज तो बेचारे बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भैया, ये चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं, है ना। अब यहां पर कुछ काम की बात लिखी हुई है कि सबसे बड़ी आर्टरी हमारे शरीर की होती है आयोटा, ये नाम अभी बहुत आने वाले हैं तो इनको याद कर लो, ठीक है। आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है आयोटा,
ठीक है। ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अकेली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली सबसे बड़ी वेन आपके शरीर की कहलाती है वीना कावा। क्या? वीना कावा। और इकलौती ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन। ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं 4 चीजें, तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, दिल की बातें दिल से करते हैं। चलिए अब इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है समझना, दिल कैसे काम करता है ना, दिल के कितने चैम्बर होते हैं, ये डायग्राम बहुत जरूरी है ना। कभी कभार पूछ लेते हैं, आजकल कम पूछा जा रहा है बट पूछ सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूं। देखो पहला दिल होता है, दिल के होते हैं भैया 4 चैम्बर, 4 चैम्बर बना लेना, ठीक है। एक देखो लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे देखना होता है बेटा, ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट है ये राइट है, ऐसे नहीं देखना कि भैया ये तो राइट है ये तो लेफ्ट है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखना है ये लेफ्ट है राइट है, ठीक है। तो एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। अब ये जो ऊपर वाला होता है ना, इसके 2 नाम होते हैं, या तो इसको एट्रियम बोलते हैं या तो इसको ऑरिकल बोलते हैं, 2 नाम होते हैं। और इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये ऑरिकल है एट्रियम, ये वेंट्रिकल। यहां पर भी ऑरिकल है एट्रियम, ये वेंट्रिकल। ये क्या होगा? लेफ्ट, बोलो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। अब देखो गेम कहां से होता है, ये पूरा का पूरा समझ लो बेटा, फ्लो चार्ट एक कहानी की मदद से समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे। देखो ये है आपका लंग, मान लो ये लंग है। लंग क्या करता है बेटा? लंग क्या करता है? खून को ऑक्सीजनेटेड बनाता है, यस और नो? हाँ। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, दिल की तरफ खून को लेके आना है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो दिल की तरफ खून आता है सबसे पहले लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में खून आता है, कहां से? लंग से। ये लंग है, लंग से खून आया कहां पर? दिल की तरफ, लेफ्ट साइड में एंट्री होती है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में, यानी ये होती है लेफ्ट एट्रियम में, फिर आती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब ऐसे खून नीचे जाता है। और उसके बाद ये खून यहां से निकल के पूरी बॉडी में जाता है, यानी यहां पर होगी बॉडी। तो अब वो आपका जो खून जा रहा है बेटा, वो पूरे के पूरे शरीर में जा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब बॉडी से क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब ये खून वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये पता कहां आएगा? ये वापस से आएगा अब यहां, यानी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से अब ये वापस जाएगा कहां पर? ये जाएगा लंग के पास, और ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। अब यहां पर जो नामकरण है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नामकरण दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखो, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट साइड में क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लंग से आया बॉडी, बॉडी टू हार्ट, और हार्ट टू वापस, बहुत बढ़िया लंग, ठीक है। ये समझ गए ना? अब मैं आपको एक बहुत अच्छे डायग्राम की मदद से आपको पूरी की पूरी कहानी इजीली समझा दूंगा। देखो खून को लेके कौन आता है, ये नाम हमें याद करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, दिल से खून हार्ट में कौन लेके आएगा? हार्ट में खून कौन लाता है? वेन लेके आएगा। कौन सा वेन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। अब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में खून कौन लेके जाएगा? वो होगा एक आर्टरी जो कि है आयोटा। उसके बाद यहां से खून वापिस आएगा कहां पर? राइट एट्रियम में। वो कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा वीना कावा, एक प्रकार की वेन। और उसके बाद खून यहां से वापस लंग में जाएगा, जो कि पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएंगी। अब ये भैया याद नहीं होता किसी को। मेरे पास एक ट्रिक है, अब उनके पास एक ट्रिक है भैया। देखो ट्रिक देखते हैं बेटा। एक तुम्हें कहानी याद करनी है, वो एक बैडमिंटन प्लेयर थी ना, पीवी सिंधु, तुम्हें पता होगा। तो देखो पीवी सिंधु ने ना मेडल जीत लिया, और उनको अब अपने घर वालों को ना वीडियो कॉल करनी है और दिखाना है कि देखो पापा मम्मी मैंने ना मेडल जीत लिया है। तो वो कैसे करेंगे? देखो पीवी सिंधु जी ने बोला अयो, अयो जैसे साउथ में नहीं बोलते अयो, तो उन्होंने क्या बोला? अयो। क्या बोला? अयो, मुझे वीसी करा दो, यानी वीडियो कॉल करा दो। और उन्होंने ये बात किससे बोली? अपने पीए से। पीए होते हैं ना पर्सनल असिस्टेंट वगैरह, हाँ। तो उनसे बोला कि पीए से बोला कि यार, पीवी सिंधु ने बोला अयो मुझे वीडियो कॉल करा दो। किससे बोला? अपने पीए से बोला। अगर तुम्हें याद हो गया तो तुम्हारा हार्ट का टॉपिक खत्म हो गया। पता है क्यों? लंग से खून कहां पर जा रहा है? हार्ट में। कौन लेके आ रहा है? पीवी। पीवी यानी क्या है? पल्मोनरी वेन सबसे पहले, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है बॉडी में। कौन लेके जा रहा है? आयोटा। कौन? आयोटा। आयोटा क्या है? अयो, अयो यानी आयोटा। फिर उन्होंने बोला वीडियो कॉल। अब देखो बॉडी से खून वापस कौन ला रहा है राइट एट्रियम में? वो है वीना कावा। वीना कावा, वीना कावा यानी वीसी, वीसी, बहुत बढ़िया। और वो खून वापस से कहां जा रहा है? लंग में जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी यानी पी ए। तो यानी स्टोरी से आपको पूरा का पूरा हार्ट खत्म हो सकता है। क्या?
पीवी सिंधु जी ने क्या बोला, अयो क्या करा दो, वीडियो कॉल करा दो। किससे बोला, अपने पीए से बोला। बस स्टोरी के माध्यम से सारे नामकरण तुम्हें याद रहने चाहिए। अब समझ आया, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ आया तो एक बार बताओ। अब यहां पर कुछ पॉइंटर्स हैं बेटा जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंटर, ये जो बीच वाली दीवार है इसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये क्या है, ये सेप्टम है, डिवाइडिंग वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेप्टम बोलते हैं। अगर आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको पूरा का पूरा फ्लो तो बता दिया। एक चीज याद रखना, वीना कावा ना, ये देखो वीना कावा के दो एंट्री पॉइंट है। एक तो है लोअर बॉडी से, यहां से आया वीना कावा, और एक अपर बॉडी से, यानी एक तो अपर बॉडी एक नीचे की बॉडी, दोनों से जो ब्लड है वो आता है कहां पे, वीना कावा लेके आता है और राइट एट्रियम में वो चला जाता है। क्या ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस बेटा जो कि आपको याद रहने चाहिए, वो डिफरेंसेस क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल का सबसे पहले डिफरेंस, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल। अच्छा, आपके हार्ट का साइज क्या होता है आपको पता है, आपके फिस्ट इतना, ये बस इतना होता है आपका, हाँ इतना सा आपका दिल होता है, पर कितना जरूरी काम करता है ना, इसलिए किसी को दिल मत दिया करो, ठीक है, दिल बहुत जरूरी है दिल नहीं देना किसी को, हाँ ठीक है। एट्रियम वेंट्रिकल में समझ लो, ये अपर चैम्बर होता है, ये लोअर चैम्बर होता है। अच्छा, एट्रियम की जो वॉल्स होती है ना बेटा वो थिन होती हैं, जबकि वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थिक होती है। क्यों, तुम देख भी सकते हो, देखो एट्रियम की वॉल तो कितनी पतली है, बट वेंट्रिकल की कितनी मोटी है। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप करना है ना उसे हाई प्रेशर में, तो इसलिए उसकी वॉल्स मोटी होनी चाहिए, वरना वही हाल होगा, फट जाएगा दिल और क्या, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, एट्रियम रिसीव करते हैं ब्लड को, और वेंट्रिकल हमेशा क्या करते हैं, पंप करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये डायग्राम आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। आया या नहीं आया, इससे बहुत सवाल आते हैं बेटा, याद रखना। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, क्या बोला मैंने, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, बॉडी, बॉडी से वापस राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स। लंग्स पे आपका जो खून है वो डीऑक्सीजनेटेड से वापस से ऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हो यहां पर 4 चैम्बर है, तो सवाल आता है कि व्हाई वी हैव 4 चैम्बर्स, हमारे 4 चैम्बर क्यों हैं। मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है 4 चैम्बर क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द बॉडी ऑर्गन्स इन बेटर वे। देखो हम एक प्रकार के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें बहुत एनर्जी चाहिए भैया, तो अगर हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया ना, तो पता क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर, इसलिए 4 चैम्बर हैं। क्यों, ताकि देखो ऑक्सीजनेटेड इधर होंगे और डीऑक्सीजनेटेड इधर होंगे, तो डिवाइड हो गया, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड डिवाइड हो गया, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर आपने देखे हो तो यहां पर 2 साइकिल्स हैं, 2 साइकिल्स हैं बेटा। एक साइकिल कौन सी है, देखना बेटा यहां पर ध्यान से, एक साइकिल है, देखो डबल साइकिल चल रही है, यहां पर डबल सर्कुलेशन है, हमारे पास डबल सर्कुलेशन है। कैसे, एक साइकिल तो है लंग से हार्ट में और वापस से हार्ट से लंग में, देख सकते हो, लंग से हार्ट में और हार्ट से लंग में, एक साइकिल। दूसरी साइकिल क्या है बेटा, हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में, यानी यहां पर 2 साइकिल है भैया, हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमंस हैव डबल सर्कुलेशन। तो ये जो पहली है जो साइकिल तुम देख पा रहे हो ना, लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग, इसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्किट, पल्मनरी सर्किट। और ये जो तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट, यहां पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहला क्या है, पल्मनरी सर्किट, तो देख लो पल्मनरी सर्किट क्या है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू लंग एंड बैक, ठीक है, एक तो ये पहला हो गया। उसके अलावा एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्किट हम बोल सकते हैं, वो क्या है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न्स, तो ये क्या है, ये हो गया दूसरी सर्कुलेशन। अब ये 2 सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बार बार तुम्हारे पेपर के अंदर भी तुम्हें सवाल दिखने वाला है बेटा, आज बता रहा हूं पेपर के अंदर सवाल आएगा, व्हाई डबल सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट। आंसर क्या है देखते हैं। अब डबल सर्कुलेशन से क्या होता है, keeps the oxygen rich blood separated from oxygen poor blood, ensures efficient supply of oxygen to the body, maintains high pressure in the systemic circulation for proper distribution। अब इससे क्या हो रहा है, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ रही है, दूसरा हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स को ब्लड मिल पा रहा है, ऑक्सीजन मिल पा रहा है, यानी रेस्पिरेशन हो पा रहा है, ऑक्सीजन की वजह से तो रेस्पिरेशन होता है, हाँ, तो इस वजह से हमारे लिए डबल सर्कुलेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। क्या बात समझ में आई, यहां पर मैंने कुछ 3 पॉइंट्स भी लिख दें कि भाई व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव 4 चैम्बर्स, मैंने आपको यहां पर लिख भी दें कि पहला आ गया प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, से बचाने के लिए, इंश्योर एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, दूसरा पॉइंट बेटा इनको याद कर लेना, तीसरा
एसेंशियल फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसको समझाता हूं। अब देखो, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं। डिफरेंस क्या है? हम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बदल सकते हैं। हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो कि हम है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कोल्ड ब्लडेड, जिनका ब्लड उनके टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 4 चैम्बर होना और डबल सर्कुलेशन होना। अगर ये नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो 4 चैम्बर हार्ट इज नेसेसरी। ऐसा दिखता है बेटा असली में दिल। देख लो, आज तुम्हें उसका दिल भी दिखा दिया है ना। कोई बच्चा ये मत लिख के आना आंसर में कि भैया 4 चैम्बर क्यों होते हैं। 4 चैम्बर भैया, लड़कों के 4 चैम्बर पता है क्यों होते हैं? एक में रिया है, एक में आयुषी है, एक में सुनैना है, एक में नेहा है। नहीं बेटा, ये नहीं लिखना। 4 चैम्बर का लॉजिक समझो, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग? कौन करता है बेटा? प्लेटलेट्स करता है। बहुत बढ़िया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट? इनमें से क्या ट्रू है बेटा? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा गया है, बताओ। पहली स्टेटमेंट, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड लेता है, राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड, है ना। इसको तुम पता है कैसे याद कर सकते हो? वो एक किताब आती है ना, आर.डी. शर्मा, तो तुम्हें याद रखना चाहिए आर.डी. यानी राइट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड आएगा। तो ये तो गलती हो गई। आगे बढ़ते, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम सही है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है और वहां से पूरी बॉडी में जाता है। कौन लेके जाता है? आयोटा। ठीक है, अगला देखते हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वीना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट। क्या बात सही है? राइट एट्रियम जो है, देखो राइट एट्रियम, डायग्राम याद करो, राइट एट्रियम जो है, क्या वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? करता तो है। कहां से रिसीव करता है? वीना कावा। कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रखना, पीवी सिंधु। क्या? पीवी सिंधु ने क्या? अयो वीडियो कॉल करा दो। किससे बोला? अपने पीए से बोला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। लास्ट देखते हैं, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आयोटा। अरे नहीं भैया, लेफ्ट एट्रियम कैसे ट्रांसफर करेगा आयोटा को? लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसफर करता है। तो ये गलत हो गई। तो ऑप्शन आना चाहिए बी और सी, यानी है सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। देखो, द वॉल ऑफ एट्रिया, एट्रिया यानी भैया वही होता है एट्रियम। ठीक है, अ वॉल ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ वेंट्रिकल। नहीं, एट्रियम की वॉल पतली होती है, वेंट्रिकल की मोटी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को पुश करना होता है। तो इसमें तो स्टेटमेंट ए ही गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, है ना। तुमने अगर असर्शन रीजनिंग करी होगी तो तुम्हें पता होगा इसका आंसर डी क्यों आ रहा है। अगर नहीं करी तो प्रैक्टिस कर लो, पेपरों में आजकल पूछा जा रहा है। अगला सवाल, लेवल द पार्ट ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखो भैया, आपको ये देखना है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ऐसे देखना बेटा खुद को, है ना। ये लेफ्ट है, राइट है। ये देखो ऊपर का पार्ट है लेफ्ट का, तो ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? राइट बोलो, वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया, राइट वेंट्रिकल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ब्लड दे कैरी एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड दे फ्लो। बस डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। किसके बीच में? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। देखो, पल्मोनरी आर्टरी कहां पर आती थी? वो आर्टरी जो कि लंग, मतलब हार्ट से लंग को, देखो लास्ट में आता है पीए लास्ट में आता है, यानी दिल से जो लंग में खून जाएगा वो पीए का काम है। और पीवी क्या करता है? पल्मोनरी वेन, वो लेके आता है दिल के अंदर। हाँ, तो यानी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये हार्ट टू लंग लेके जाता है और ये लंग टू हार्ट लेके जाता है। समझ आया? मजा आया? दिमाग में जा रहा है? ऐसा हो गया भैया ये क्या पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसा पढ़ा दो जो समझ आ जाए। कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, आ जाएगा। ये थोड़ी प्रैक्टिस करने वाली चीज है। जब तुम, क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं तो नाम याद नहीं होते, नाम थोड़ी प्रैक्टिस करो। अगला, Why are the walls of ventricle thicker than the wall of atrium? मैंने बताया अभी, the walls of ventricle are thicker than the walls of atrium because ventricle have to pump blood with the greater force. इस वजह से मैंने बताया उसको पंप करना है। ठीक है, Why do arteries have thick and elastic wall? Arteries की wall thick क्यों होती है? Because arteries has to pump, जो ब्लड जो पंप होके आया है उसको दिल से दूर कौन लेके जा रहा है? अवे कौन लेके जा रहा है? आर्टरीज। तो यानी वो हाई प्रेशर ब्लड होता है, इस वजह से उनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। यहां पर लिखा भी हुआ है ड्यू टू हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर की वजह से मेन रीजन रहता है। चलिए अब देखो अगला एक टॉपिक और है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे तो शरीर में 4 चैम्बर हैं, बट सबके 4 चैम्बर नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो ध्यान से देखना, फिशेस को हम पाइसिस भी बुलाते हैं। अब ये जो फिशेस होती है ना, ये 2 चैम्बर का हार्ट कैरी करती हैं। हाँ, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, है ना, कोल्ड ब्लडेड। उसके अलावा एम्फीबियंस आपको पता होगा, जैसे कि आपका टर हाँ, फोटो भी बना रखी है, देख लो, तुम्हारे दोस्त जैसी शक्ल लग रही है इसकी भी, देखो देखो दोस्त जैसी शक्ल लग रही है। हाँ, तो इसके पास 3 चैम्बर होते हैं, तो ये डबल सर्कुलेशन नहीं कर पाता, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन ये कर रहा होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है भैया, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी 3 चैम्बर होते हैं, जैसे मगरमच्छ, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये भी पूरी तरीके से डबल सर्कुलेशन नहीं कर पाते। लेकिन बर्ड्स यानी एव्स एंड मैमल्स, जो कि हम हैं, बर्ड्स यानी एव्स और मैमल्स, 2 ऐसे प्रकार की प्रजाति हैं जिनके पास क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं, और क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, यानी ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, Why do more chamber in the heart matter in evolution? ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। एवोल्यूशन यानी जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, तो जब हम इवॉल्व हुए हैं तो उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर 4 चैम्बर क्यों लगाए गए हैं? तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं सोचना था, इसके अंदर आपको वही आंसर लिख के आना था, यानी why 4 चैम्बर इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट बोलो? टू इंश्योर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई होता रहेगा, सारे पार्ट्स में अच्छी तरीके से सप्लाई होता रहेगा, है ना, तो वही आपको इसमें लिखना था। उसके अलावा वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर जरूरी होता है ना, अपने टेम्परेचर को अगर उन्हें कंट्रोल रखना है वो है, और उसके अलावा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ठीक है, अच्छा, वो बीच वाली वॉल का नाम सेप्टम होता है, जो दिल के बीच वाली वॉल है ना, सेप्टम है वो, तो इसलिए इधर का ब्लड इधर नहीं जा सकता। बच्चे सोच रहे हैं भैया इधर को इधर क्यों नहीं जा रहा, अरे बीच में दीवार है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाता है अगला सिस्टम, जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। मैं पानी पी लेता हूं। अभी लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये तो बता दो भैया। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम ने थोड़ा डिफरेंट टाइप का सिस्टम है, जो कि थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर बाय टू फियर वन पी के भैया इज हियर। देखो होता क्या है ना, पहले समझो लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, यानी टिश्यू का एक फ्लूइड होता है। अब तुम समझना हो क्या रहा है स्टोरी के अंदर। कैपिलरीज याद है, कैपिलरीज, हाँ, जो कि दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो ये कैपिलरीज क्या होते हैं ना, ये ब्लड वगैरह को ले जा रहे होते हैं इधर उधर, पर यहां पर क्या होता है ना, कुछ कुछ सब्सटेंसेस लीक कर जाते हैं, है ना, लीक हो जाते हैं। जैसे कुछ कुछ सब्सटेंसेस लीक कर गए, देखना, फॉर्म्ड व्हेन प्लाज्मा प्रोटीन एंड सम ब्लड सेल्स एस्केप यानी लीक थ्रू दी पोर्स ऑफ कैपिलरी वॉल्स, यानी कैपिलरी की वॉल से कुछ कुछ सब्सटेंसेस लीक कर गए कहीं पर भी। मान लो मेरा एक टिश्यू था बॉडी के अंदर, उसमें एक कैपिलरी जा रही थी, उससे लीक कर गया भैया सब्सटेंस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, गलती से लीक कर जाते हैं इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेस, यानी जो सेल के बीच की स्पेसेस है उनके बीच में ऐसे सब्सटेंसेस लीक कर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो ये सब्सटेंस बनता है, जो फ्लूइड बनता है, उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ जनरेट कैसे हुआ बेटा? लिम्फ जनरेट हुआ ड्यू टू लीकेज। तो लिम्फ कुछ नहीं है, जब कैपिलरीज में से लीक हो जाती हैं चीजें तब जाके लिम्फ बनता है। तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, याद रखना इसका कोई कलर नहीं होता और इसके अंदर बहुत कम प्रोटीन होता है। तो ब्लड जब जा रहा होता है ना, तो लीक हो गई चीजें कैपिलरीज की वजह से। अब क्या क्या चीजें लीक हुई? कभी भी आरबीसी लीक नहीं होता, आरबीसी जरूरी है ना, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, वो लीक नहीं होता। बट डब्ल्यूबीसी कभी कभार क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे टिश्यूज में ये लीक हो गया और एक फ्लूइड बन गया जिसका नाम है लिम्फ। अब ये जो लिम्फ है ना, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी है, बहुत सारे प्रोटीन भी हैं, तो उसको वापस ब्लड में लाना पड़ेगा। तो वापस ब्लड में कौन लेके आएगा? लिम्फेटिक सिस्टम लेके आएगा। तो यानी लिम्फेटिक सिस्टम इस चीज को पूरे को खींचता है और वापस से ब्लड में आजा 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 और ब्लड में लाके फेंक देता है। यही है लिम्फेटिक सिस्टम, और कछु भी ना है। देखो भाई, ये ऐसे लिम्फेटिक, ये जो तुम्हें ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फ जहां पे भी प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होते हैं, इनकी एक ट्यूब होती है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, उनको खींच के लाती हैं और फिर ब्लड के अंदर वापस से डाल देती है। ठीक है, तो आप यहां पर पढ़ भी सकते हो, लिम्फ फ्लो इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। इसकी कैपिलरीज होती है, तो ये लिम्फ जो इकट्ठा हुआ कलरलेस फ्लूइड, याद रखना कलरलेस, वो कहां पर आ जाता है? कैपिलरीज में आता है। विच जॉइंस टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल, फिर ये लिम्फ वेसल में पहुंचता है। दीज वेसल फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन, यानी ये वेन में चले गए, रिकनेक्टिंग टू ब्लड स्ट्रीम।
वापस से ब्लड में आ गया, ठीक है भैया, जो लीक हुआ था वापस आ गया, अब ठीक है, अब ठीक। यानी ये लिम्फेटिक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लीकेज को बचाने के लिए, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन बहुत बार पूछे गए हैं बेटा, व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ लिम्फ। देखो पहला फंक्शन तो क्लियर है, क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड। यानी ये जितना भी डाइजेस्टेड फूड वगैरह जो भी लीक वीक हो गया है, इसको वापस से ब्लड में लेके आना है। पहला तो काम ये ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। दूसरा काम देखो, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। यानी क्या होता है ना, कभी कभार टिश्यूज के अंदर ज्यादा पानी, कुछ फ्लूइड भर जाता है, तो ज्यादा जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, वो लिम्फ के साथ चला आता है और वो भी ब्लड के अंदर आ जाता है, जैसे टिश्यू को कोई हार्म ना हो, चोट ना पहुंचे, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो है वो भी वापस से ब्लड में आ जाता है। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कुछ नहीं होते, WBC। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्शन देते हैं। तो लिम्फ का एक और काम है, क्या, डिफेंड दी बॉडी अगेंस्ट इंफेक्शन। यानी लिम्फ के 3 काम, एक तो इंफेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है, हमें रोक के रख रहा है, बचा रहा है। दूसरा, वापस से सारी चीजों को ब्लड में ला रहा है। तीसरा, जो भी एक्सेस रह जाता है, एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज, उसको भी वापस ब्लड के अंदर डाल देता है ना। बड़ी खतरनाक भाई लिम्फ है जो है, लिम्फ बहुत जरूरी है बेटा जीवन के अंदर, ठीक है। बस आप ये 3 फंक्शन भी याद कर लोगे ना, ये भी आपके लिए बेटा बहुत हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। क्या फंक्शन नहीं है, नो लिखा है बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फैट इनटू फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये तो है, ये फंक्शन तो है। रिटर्न ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, ये भी है फंक्शन भैया। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का तो कोई काम ही नहीं है इसका, ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के बिना आता ही नहीं है, ऑक्सीजन के लिए तो हीमोग्लोबिन जरूरी है, तो ये आ गया सी ऑप्शन, ठीक है, ये काम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बेटा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता है समझना। प्लांट भी कर रहा है ट्रांसपोर्ट, वो कैसे कर रहा है, 2 तरीके हैं, और ये तुमने 9th में पढ़ा था, पर मुझे पता है तुमने 9th में नहीं पढ़ा था, मुझे पता है यार, मैं समझ पा रहा हूं, कोई बात नहीं। तो 2 प्रकार है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। पढ़ा था, टिश्यूज होते थे। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये डिफरेंस बार बार पूछा गया है जाइलम और फ्लोएम का, देख लो। देखो जाइलम क्या करता है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, यानी रूट से लीफ में लेकर आता है। फ्लोएम क्या करता है, कंडक्ट फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट, यानी खाना कहां बनता है, पत्तियों में बनता है, फोटोसिंथेसिस, और सारी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा, अच्छा जाइलम ना मेनली डेड एलिमेंट्स का बना होता है, तुमने पढ़ा होगा जाइलम में कौन कौन से सेल होते हैं। तो ये कुछ सेल होते हैं, अगर तुम याद कर सकते हो, वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा इसके अंदर जिंदा होता है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, जबकि फ्लोएम का उल्टा है। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम ज्यादा लिविंग का बना होता है, जैसे कि इसके अंदर भी 4 होते हैं, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें सिर्फ एक डेड है, कौन, ये फ्लोएम फाइबर, ये डेड रहता है, बाकी ये सारे लिविंग का बना होता है। अब आ रहा है एक बहुत बड़ा डिफरेंस, देखो जाइलम ट्रांसपोर्ट इन यूनि डायरेक्शन, यानी देखो जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से ऊपर बस, और वो दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में कर पाएगा। लेकिन जो फ्लोएम है ना, ये बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि फूड बन रहा है लीफ में, अब लीफ से खाना ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शन, याद रखना, ये भी बार बार पूछा गया है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस की टेबल भी बार बार पूछ ली जाती है। अब सवाल ये आता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, समझना। जाइलम की बात करता हूं, जाइलम में ना 2 तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के। एक तो होता है रूट प्रेशर। देखो प्लांट की रूट है, रूट के बाहर क्या है, बोलो रूट के बाहर क्या है बेटा, रूट के बाहर पानी है। ऑब्वियस सी बात है, रूट में कम पानी है और उधर ज्यादा पानी है। तुमने पढ़ा था क्या, ओस्मोसिस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जहां पर ज्यादा पानी है वहां से क्या होगा, पानी अंदर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तो बहुत इजी प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर, रूट जाती है पानी में और वो पानी को खींच लेती है, ड्यू टू ओस्मोसिस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी मूव कर जाता है। दूसरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, हाँ, ट्रांसपिरेशन याद है। ट्रांसपिरेशन क्या होता था, पत्तियों में से पानी वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाता था, याद आ गया। अब पता है क्या होता है, अब पत्तियों में क्या हो गया, बोलो, पत्तियों में पानी उड़ गया, यानी यहां पर अब पत्ती पे क्या हुआ है, पत्ती पे लो प्रेशर हो गया है, और नीचे क्या है, रूट में क्या है, हाई प्रेशर है। तो नीचे से ऊपर पानी क्यों आएगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा। यानी जो ट्रांसपिरेशन है ना, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने के भी जरूरी है, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी ऊपर ही नहीं चढ़ पाएगा। समझे इस बात को, यस, ठीक है। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक तो मैंने आपको क्या बताया, देखना बेटा, जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स,
वाटर एंटर्स रूट बाय ओस्मोसिस, देखो मैंने बताया ओस्मोसिस में, एंड मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल, ठीक है, इट मूव्स अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल, दिस अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, यानी ये जो पानी का रूट से ऊपर जाना है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। कभी कभार पूछ लिया जाता है एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन बाय जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब देखो दो रीजन है, क्या, एक तो रूट प्रेशर, मैंने आपको बताया रूट खींच लेता है, और एक है ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसपिरेशन तुम्हें पता है क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय स्टोमेटा, है ना, तो वहीं पर ही ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर आ जा रहा है क्या, लो प्रेशर, नीचे है हाई प्रेशर, इसलिए ऊपर मूव करता है, ठीक है। तो याद रखना इसका एक काम है पुलिंग वाटर अपवर्ड, और एक काम तो तुमने पढ़ी रखा है, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है ना, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है ट्रांसपिरेशन, लेकिन पानी को भी ऊपर लाने के काम आता है, पुलिंग वाटर अपवर्ड में भी बहुत जरूरी रोल है ट्रांसपिरेशन का, ठीक है भैया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम कैसे करता है बेटा, तो देखना फ्लोएम फूड को बाय द हेल्प ऑफ, मतलब फ्लोएम जो है वो फूड को लीफ से दोनों डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन। कभी भी कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो कुछ नहीं है, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो खाने का जो मूवमेंट है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हर डायरेक्शन में जाना है, तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, समझ आया, यही है बस प्लांट में, एक जाइलम है एक फ्लोएम है, जाइलम मिनरल और ये क्या कर रहा है, हाँ ये कर रहा है फूड, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द ट्रांसपिरेशन पुल ऑफ द प्लांट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में बता रही है, तो अगर आप देखोगे क्या है इसमें से, बी ऑप्शन एक बार रीड करो, इट इज कॉज्ड बाय एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस पुलिंग वाटर अप थ्रू द जाइलम, यही तो होता है, ऊपर का पानी एवोपरेशन की वजह से उड़ जाता है, यहां पर लो प्रेशर हो गया, हाँ बहुत सही, वाह यार भैया, ठीक है ये समझ आ गया। अगला, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इज नोन, बोलो बोलो, डाइजेस्टेड फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा, ट्रांसलोकेशन, ये हुई ना बात, स्मार्ट हो गए हो। अच्छा ये बहुत प्यारा सवाल है, इसके बारे में एक बार सोचो और बताओ। ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हें डायग्राम पे फोकस करना है, ये जो डायग्राम है ये कौन से टाइप का प्रोसेस बता रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को तो देखो हुआ क्या है, यहां पर ऊपर लीफ था, लीफ से देखो वाटर वेपर गए, और फिर देखो रूट से पानी ऊपर की तरफ जाने लगा, ट्रांसपिरेशन की मदद से पानी ऊपर मूव कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे थे ट्रांसपिरेशन पुल, यानी जो पुल जो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एक पुल क्रिएट हुआ है ट्रांसपिरेशन की वजह से, बहुत बढ़िया। अब बढ़ रहे हैं हम आखिरी टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें से भी सवाल आते हैं। और देखो मैंने ना देखा है कि ना दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो स्टूडेंट जो कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट जिनको पता है कि उनको लाइफ में क्या नहीं करना, जैसे कि पढ़ाई उन्हें पता है पढ़ाई तो नहीं करनी, पर तुम्हें पढ़ाई करनी है बेटा, एग्जाम आ गए हैं, तो तुम पहले टाइप के स्टूडेंट बन जाओ, चाहे कंफ्यूज रहो पर पढ़ाई करनी है यार, है ना। कुछ बच्चे थे हमारे स्कूल में भी जिनको क्लैरिटी थी कि भैया हम पढ़ाई तो करेंगे ही नहीं। चलो एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, देखो जो हमने पहले पढ़ा वो इजेशन था, अनडाइजेस्टेड फूड निकाल दिया। एक्सक्रीशन क्या है, देखो एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस of removing harmful metabolic waste like यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, यानी जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, यूरिया, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उन सबको हम रिमूव करेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी से। अब कैसे होता है बेटा, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम भी बार बार बनाने को आ जाता है, इसको तो तुम याद कर लो, बहुत सिंपल है। किडनी कहां होती है बेटा, किडनी यहां होती है, लोगों को लगता है यहां होती है, नहीं यहां होती है, बैक साइड में होती है किडनी, ठीक है। तो ये दो बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अपनी किडनीज है, दो किडनीज है हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या होता है कि ब्लड आता है यहाँ पे, है ना, ब्लड आया यहां पर, ठीक है। अब ब्लड को कौन लेके आता है, तो याद रखना रीनल आर्टरी, दो रीनल आर्टरी हैं, लेफ्ट और राइट, तो जो लेफ्ट वाली किडनी पे लेके जाएगा वो कहलाएगा लेफ्ट रीनल आर्टरी, और जो है राइट वाली में लेके जाएगा ये कहलाएगा राइट रीनल आर्टरी, ठीक है भाई। आर्टरी में खून आया, अब इस खून में गंदगी है, अब किडनी के अंदर गंदगियां साफ होंगी, सारे के सारे जर्म्स वॉर्म्स, जर्म्स बोल रहा हूं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह फिल्टर हो जाएंगे। कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। फिर क्या होगा,
जो खून साफ हो चुका है वो खून वापस से ऊपर चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ रीनल वेन, यानी दो रीनल वेन, वही एक होगा लेफ्ट रीनल वेन, एक होगा राइट रीनल वेन, ठीक है। अब जो वेस्ट बचा है, एक्सेस ऑफ वाटर, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, वो सब, ये तुम्हें दो पाइप दिख रहे हैं, ये पाइप होते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इनको? यूरेटर, ठीक है। एक है लेफ्ट यूरेटर, एक है राइट यूरेटर, ठीक है। यूरेटर की मदद से ये आता है यहां पर, और ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आप जो अपना यूरिन है उसको स्टोर करके रखते हो, और यूरेथ्रा की मदद से उसको बाहर निकाल देते हो, ठीक है। तो फ्लो क्या है? किडनी, किडनी में खून आया, गंदगी करी, गंदगी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। नीचे तुमने क्या करा? अपना जितना भी, जिसको तुम यूरिन बोलते हो, उसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो याद रखना कैसे होता है। किडनी क्या करता है? फिल्टर नाइट्रोजिनस वेस्ट, पहला काम। यूरेटर क्या करता है? कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ब्लैडर स्टोर करता है, स्टोर्स यूरिन, और रिलीज यूरिन आउट। कौन? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की मदद से आप यूरिन को बाहर निकाल देते हो। अब सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा, भैया ये डायग्राम तो हम याद कर लेंगे, उतना कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, सब कुछ क्लियर है इस डायग्राम के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो बड़ा सा है, ये है आयोटा। ये क्या है? आयोटा। तुम्हें याद है ना, दिल से क्या आता है? दिल से क्या आएगा? दिल से आता है आयोटा। तो ये आयोटा ही डिवाइड होता है रीनल आर्टरीज के अंदर। ये जो दो छोटे छोटे जा रहे हैं रीनल आर्टरीज है, बड़ा वाला आयोटा है, और जो वापिस ये जो बड़ा वाला लेके जा रहा है ना, ये पता है कौन है? बोलो कौन है? ये है वीना कावा। हाँ, तो आयोटा लेकर आया, डिवाइड हो गया रीनल आर्टरी में, इसमें सफाई वफाई हुई, जो प्योर ब्लड था वो कहां गया वापिस? वीना कावा। कहां लेके जाएगा? दिल की तरफ। कहां लेके जाएगा? दिल के राइट राइट राइट। बहुत सही, चलिए ये समझ आ गया। अब बात करते हैं कि किडनी में भैया ऐसा क्या खास है, क्या हो रहा है किडनी में? तो किडनी में है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पता है एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, और ये नेफ्रॉन एक प्रकार से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कैसे करते हैं? एक कहानी है, 3 स्टेप की कहानी है। ये डायग्राम तो भैया तुम कोशिश कर लेना याद करने की, पूछा तो बहुत कम बार गया है, लेकिन देखो कोशिश कर सकते हो, अगर बना लो तो बना लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारी चीजें मत बनाओ, बस तुम्हें जो येलो वाला पोर्शन तुम्हें दिख रहा है ना, इस पे फोकस करो। ये जो तुम येलो वाला पोर्शन देख पा रहे हो ना, बस तुम्हें इस पे, इस पोर्शन पे ऐसे फोकस करना है ना। ये जो येलो वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, बस ये तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि कैसे। देखो, ब्लड आया, 3 कहानी है, 3 पार्ट में, मतलब 3 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं नेफ्रॉन कैसे ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आएगा ब्लड, ब्लड अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया। ऐसे समझो कि ब्लड ने बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो नेफ्रॉन ने बोला करेंगे करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उसको एक कैप्सूल दे दी खाने के लिए, कैप्सूल दे दी, इमेजिन करना, उसको कैप्सूल दे दी खाने के लिए। और जैसे उसने वो कैप्सूल खाई तो ग्लो करने लगा, ग्लो करने लगा, ग्लो करने लगा। उसने कहा ठीक है। अब यही हमारा पहला स्टेप। जैसे ही ब्लड अंदर आया तो ये जो तुम देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल। और ये बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? ग्लो, ग्लो यानी चमकने लगा, इसलिए बोला मैंने ग्लो, ग्लोमेरुलस। और एक ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, यानी जो पहला फिल्ट्रेशन होता है वो यहां पर होता है। ये सारी चीजें खींच लेता है, खून की जितनी भी गंदी चीजें हैं सब खींच लेगा अपने अंदर, और ये अपने अंदर यहां पर डाल देता है, ठीक है। अब खून बोलता है अरे थैंक यू यार ग्लोमेरुलस, यार अच्छा मैं चलता हूं यार, मेरा काम खत्म। तो अब देखो खून जाने लगता है, जा रहा है जा रहा है। तो अभी खून को आया, रियलाइज हुआ खून को, अहिला स्कैम हो गया मेरे साथ, तो भाई स्कैम हो गया। तो कैसे स्कैम हुआ यार? वो जो ग्लोमेरुलस था ना, मैंने कहा हाँ, उसने पता क्या करा? मैंने कहा बता बता। उसने ना मेरा जितने भी अच्छी चीजें थी ना, जैसे कि मेरा पानी, मेरे प्रोटीन्स, वो भी ले लिए। गलत है ना? मैंने कहा गलत है। मैंने बोला अब क्या करेगा? तो ब्लड ने बोला वापस जाऊंगा और उससे अपनी चीजें वापस मांगूंगा। अब देखो ग्लोमेरुलस अच्छा इंसान है। अब वो जब वो वापस गया तो यहां पर देखो, ये जो तुम घूम घूम देख पा रहे हो ना, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी जो ब्लड की अच्छी चीजें हैं, जो ब्लड को चाहिए, वो वापस से ब्लड ले लेता है, ठीक है। अब ब्लड बोलता है थैंक यू यार, अच्छा ये पूरा का पूरा लूप ट्रेवल करता है और ब्लड यहां से चला जाता है। अब थर्ड स्टेप क्या है? अब सारी की सारी गंदगी यहां से आके इस जगह पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ये जो पार्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। यानी जितना भी ये जो डर्ट है ना, इस डर्ट को हम फाइनली एक ट्यूब्यूल के अंदर, यानी एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं,
और इसी को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो देखो बेटा 3 पार्ट हैं, कहानी की मदद से पूरा का पूरा तुम्हें याद हो जाएगा। पहला पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है, ब्लड एंटर्स द किडनी एंड इन द नेफ्रॉन नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड and excess salt are filtered out. This initial filtrate enters the Bowman capsule of the each nephron. ठीक है, क्या हुआ कहानी में, पहले आया बोमन, कैप्सूल खिलाई, स्वागत नहीं करोगे, लो भाई कैप्सूल खाओ, ग्लो करने लगा, चमकने लगा, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया। पहला स्टेप याद रखना बेटा, एक ट्रिक बताऊं, तुम ना बस ये याद कर लो, हेडिंग्स, अंदर का तो तुम बना लोगे, तुम्हें इतनी तो कला है तुम्हारे अंदर, तुम अंदर का बना लेते हो, मुझे पता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन याद करो। अगला स्टेप सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। मैंने बताया ना, जब उसके साथ धोखा हुआ था तो उसने क्या बोला, उसने वापस से चीजें मांगी अपनी वापस। ठीक है, एज द फिल्ट्रेट मूव्स, यानी जब ब्लड आगे जाने लगता है थ्रू द नेफ्रॉन, यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड, यानी वो वापस से मांग लेता है। ठीक है, अब ब्लड चला गया, अब क्या बचा, अब लास्ट में आता है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, यानी यूरिया, एडिशनल वाटर एंड एक्सेस सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल, यानी जितनी भी गंदगी थी, यूरिया वगैरह, एक्सेस वाटर, वो सारे ट्यूब्यूल, जो कलेक्टिंग डक्ट मैंने आपको बताया कलेक्टिंग डक्ट, उसके अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, विच देन ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, द यूरिन देन फ्लोज फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इनटू यूरेटर, यानी अब देखो कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा, किडनी से कहां जाता था खून, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। हाँ, तो तीन भाई तीनों तबाही, कैसे याद करोगे, जीएसटी आजकल जीएसटी लग रहा है ना हर चीज पे, जीएसटी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड द फाइनल इज ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। क्या बात है दोस्तों, चलो कुछ सवाल करते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, यहां पर आप देख सकते हो यूरिन कैसे फॉर्म हुआ बेटा, हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताया। ठीक है, फिर यूरिन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, यूरेटर करता है, स्टोरेज कौन करता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर करता है, और फाइनली एक्सक्रीशन कहां से होता है, एक्सक्रीशन होता है बोलो यूरेथ्रा की मदद से। जो हमें लगता है ना कि नहीं अब तो यार वो भैया जाना पड़ेगा, है ना, हाँ, तो फिर यूरेथ्रा की मदद से हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन बताओ, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का, ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फिल्ट्रेशन करता है बेटा, कैप्सूल खिलाई थी और फिर ग्लो कर रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी बोमन कैप्सूल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। अब ये जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, बार बार पूछा गया यूरिन कैसे बनता है, तो इसके अंदर ना तुम्हें पूरा नेफ्रॉन का प्रोसेस बताना है। तुम्हें बताना है कि ब्लड जो है वो आया किडनी में, किडनी में था नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन में 3 स्टेप्स हुए, जीएसटी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो आपको पूरा का पूरा यहां पर ये प्रोसेस बताना रहता है। ठीक है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिर आप पूरा का पूरा प्रोसेस बता दोगे, मतलब वही 3 स्टेप पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, स्टेट द फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला है किडनी, किडनी क्या करता है, किडनी एक फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, किडनी के पास नेफ्रॉन है, तो जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है वो किडनी तो कर रहा है। यूरेटर क्या करते हैं, ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर्स यूरिन अंटिल जब तक हम यूरिनेट नहीं कर देते उस तक ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर स्टोर कर लेगा, नहीं, निकालना भी तो पड़ता है भैया। हाँ ठीक है, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन रिलेशन ऑफ एक्सक्रीटरी इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, रीनल आर्टरी, बताओ रीनल आर्टरी क्या करती है, आर्टरी दिल से लेके आया है किसकी तरफ, किडनी की तरफ। ये किडनी में वो जो ब्लड है ना जिसमें इंप्योरिटीज है उनको लेकर आती है, यानी रीनल आर्टरी कैरीज दी टॉक्सिक ब्लड, जिस ब्लड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको किडनी में लेकर आती है। यूरेथ्रा, यूरिनेट करते हो। ग्लोमेरुलस, इसके अंदर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये क्या कर रहा है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन कर रहा है ना, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। जितना भी हमारा यूरिन फॉर्म्ड है वो कलेक्टिंग डक्ट में यहां से जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से आगे यूरेटर में। क्या बात समझ में, आप देख भी सकते हो, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीअब्सॉर्ब्स यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर, सेक्रीट्स एडिशनल वेस्ट इनटू फिल्ट्रेट। यानी इसका मेन काम क्या है बेटा, समझना कि ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट है ना, ब्लड की गंदगी आ गई थी, उस गंदगी में और भी चीजें ऐड कर देता है, जैसे एक्स्ट्रा वाटर, ग्लूकोज वगैरह वो सब। ठीक है, तो इसका एक और काम है क्या, कि ये ऐड कर देता है। याद रखना, यहां पर लिखा भी हुआ है क्या, कि जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सेक्रीट्स एडिशनल वेस्ट इनटू फिल्ट्रेट।
यानी वो जितनी भी गंदगी है उसके अंदर और वेस्ट वो डाल देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है पूरी की पूरी कहानी हमें समझ आई बेटा? ये नोट्स कहां मिलेंगे बच्चे पूछ रहे हैं? नोट्स आपको मिल जाएंगे यार टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में। इतनी लोड क्यों ले रहे हो? चलो, हीमोडायलिसिस क्या होता है बेटा? एक एनसीईआरटी में छोटा सा कॉलम है हेमोडायलिसिस का। हेमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, जिनकी किडनियां खराब हो जाती है उनमें एक पूरा प्रोसेस लगता है। आप बस डेफिनेशन समझो। हेमोडायलिसिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड टू फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड ऑफ पीपल विद किडनी फेलियर। जिनको किडनी फेलियर हो जाता है उनके ब्लड को क्लीन करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं जिसका नाम है हेमोडायलिसिस। डायलिसिस यानी ब्लड को क्लीन करना। ठीक है, तो मशीन की मदद से खून निकाला जाता है, क्लीन करते हैं और वापस से ब्लड को डाला जाता है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। What will happen if kidney stop working? How is this condition treated in hospital? अगर किडनी स्टॉप कर गई वर्क करना तो पता क्या होगा? ब्लड साफ नहीं होगा। अगर ब्लड साफ नहीं होगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनेंगे और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। अब ये हॉस्पिटल में कैसे सॉल्व होता है? एक तो होता है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस जो मैंने आपको बताया, और दूसरा प्रोसेस होता है किडनी ट्रांसप्लांट। ये दो प्रोसेसेस होते हैं, एक डायलिसिस और एक होता है किडनी ट्रांसप्लांट। इसकी मदद से क्या है ये सॉल्व किया जा सकता है। चलिए एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है एक्सक्रीशन इन प्लांट। फिर चैप्टर खत्म हो रहा है, मुझे पता है तुम थक गए हो। मैं नहीं थका हूं, तू कैसे थक गया? मारूंगा, थकना नहीं है। चलो एक्सक्रीशन इन प्लांट, देखो क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? हाँ करते हैं भैया। कैसे करते हैं? पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा, वो भी तो एक प्रकार का एक्सक्रीशन है इनके लिए, वो भी तो एक एक्सक्रीशन है। ठीक है, अगला एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, वो भी तो एक्सक्रीशन है इनके लिए। जितना पानी जाता है वो ये लीफ पे छोड़ देते हैं बाहर। ठीक है भैया, समझ आ गया। अगला प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीफ एंड बार्क ऑफ द ट्री। यानी क्या होता है, ये अपने पुरानी जो पत्तियां हो जाती हैं उनको भी गिराने लगते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझना, प्लांट ना अपने वेस्ट को लीफ के अंदर स्टोर करते हैं, पत्तियों के अंदर स्टोर करते हैं। पता है तुम्हें, वो जो तुम पत्तियां झड़ जाती हैं देखते हो ना, वो पता है क्यों झड़ी हैं? क्योंकि उनके अंदर प्लांट का वेस्ट स्टोर था। हाँ, तो प्लांट वेस्ट स्टोर करते हैं पत्तियों के अंदर, लीफ के अंदर, फिर उन्हें झड़ा देते हैं, शेड करा देते हैं। ठीक है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन and gum especially in old xylem cells which can also be lost by a plant। समझना, तुमने देखा है कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिनके वो जो तना होता है प्लांट का उसमें से कुछ गम टाइप का निकल रहा होता है, ग्लू टाइप का निकल रहा होता है, रबड़ निकल रहा, देखा है? वो पता है क्या है? वो सारा प्लांट का वेस्ट है। हाँ, तो प्लांट यानी ऐसे भी अपने वेस्ट को निकालते हैं। कैसे? लाइक रेजिन्स एंड गम की फॉर्म में। और लास्ट, प्लांट ऑल्सो सेक्रीट सम वेस्ट इनटू दी सॉइल, यानी सॉइल के अंदर भी वो अपने वेस्ट पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो प्लांट के कभी अगर पूछ ले कि प्लांट कैसे एक्सक्रीट करता है, क्या प्लांट एक्सक्रीट करता है? हाँ करता है। गैसेज एक्सचेंज, पानी को बाहर निकाल के गम्स और रेजिन्स की मदद से लीफ में स्टोर करता है और उस लीफ को गिरा देता है, और जो रूट्स हैं, रूट्स की मदद से सॉइल में भी क्या कर देता है? एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, ये आप देख सकते हो। ऐसे आपने देखा होगा, ये बड़ा सा एक पेड़ है, इसमें से गम टाइप का कुछ निकलता है, तो क्या है? वो वेस्ट है भैया। हाँ, वो वेस्ट है, पर वो हमारे काम का होता है, वो अलग बात है। चलिए, नेम वन गैसियस एंड वन नॉन गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय अ प्लांट। प्लांट का एक गैसियस प्रोडक्ट CO2 या ऑक्सीजन, जो भी लिख दो, है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करता है वो। और नॉन गैसियस कुछ भी बोल लो, गम्स, रेजिन्स, है ना, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, रेजिन, लेटेक्स, गम, एक्सेस वाटर, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब, इनमें से कोई भी। फाइनली दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था समझ लो, वो जो मैंने आपको हार्ट समझाया वो नहीं भूलना है, वो नहीं भूलना है ना। एक बार फिर दिमाग के अंदर जोर डाल लो और कह दो कि क्या था? PV सिंधु ने बोला अयो। क्या बोला? अयो। क्या करना था उनको? वीडियो कॉल करना था, है ना। किससे करना था? अपने घर वालों से। क्या बोला था उन्होंने? हाँ, PA को बोला था। तो वो याद रखना, पल्मोनरी वेन, आयोटा, वीना कावा और लास्ट में पल्मोनरी आर्टरी। वो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे करा दिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट। इससे बाहर तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ये PK भैया की जुबान है ना, जुबान की कीमत है। ठीक है, और कभी भी अगर तुम्हें ऐसे डिमोटिवेशन वगैरह फील हो तो एक चीज को याद रखना दोस्त, कि ना एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था और उन्होंने एक लाइन बोली थी, पता है, बास्केटबॉल मैच से एक दिन पहले मैं पता है क्या करता हूं? मैं इमेजिन करता हूं खुद को गोल करते हुए।
मैं इमेजिन करता हूं खुद को बास्केट करते हुए, बास्केट कर रहा हूं, मैं इमेजिन करता हूं बस। क्यों? पावर लाइज हियर, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी शक्तियां हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार तुम बहुत बेहतरीन स्कोर करके आओगे तो तुम करके आओगे। पावर इज हेयर, पावर इज हेयर, याद रखना। एंड इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है उन सभी लोगों को गलत प्रूव करने का। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे है, स्टोरी वोरी लगा के मुझे बताना, क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देख पाता, बट तुम सब स्टोरी लगाते हो तो मैं देख पाता हूं। तुम्हें अच्छा लगा है, मैसेज करना, मुझे बताना, कमेंट करना, बताना। अगला लेक्चर कौन सा चाहिए वो भी बताना। बाय।